हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं सब? हाँ, मैं नवनीत मुंद्रा ही हूँ। वो पहला वर्जन था, ये दूसरा वर्जन है। नया साल नया वर्जन। बताइए कैसे हैं सब एवरीबॉडी? जल्दी जल्दी बताइए। फोन देना। योर्स खोल के ऐप। बोलो बोलो बोलो। गुड मॉर्निंग। सब आ गए हैं? एक बार हेलो बोलो, वॉइस सुनाई दे रहा है लैपटॉप पे और सब जगह? प्लीज बताइए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब? गुड मॉर्निंग। न्यू ईयर न्यू लुक। बाबू लग रहा हूँ कि नहीं, पहले बताओ। पहचाने कि नहीं? वो चला गया अब। पुराना साल में वो नया पुराना वाला नवनीत चला गया, नया वाला आ गया है। अब हम पढ़ाएंगे। जल्दी जल्दी सब आ जाओ। ग्रेट। गुड मॉर्निंग इंद्र, गुड मॉर्निंग क्रिंजल, गुड मॉर्निंग कृतिका, गुड मॉर्निंग निष्ठा, कुसुम, आदित्य, अक्षत, पायल। बाकी लोग कहाँ हैं? जल्दी जल्दी आइए। मेरा जुड़वा भाई था वो, जो तुम लोग को इतना दिन पढ़ाता था। वो बोला अब तुम पढ़ाओ, तो हम बोला ठीक है, हम पढ़ा देते हैं। सुनो ना। गुड मॉर्निंग राजन। कल आपका अकाउंट्स का क्लास था, आज आपका कॉस्ट का क्लास है। और मैं बता दूं कि अभी तक रिजल्ट तो आया नहीं है, बट होप कर रहे हैं अपने कि अपने क्लियर हो जाए। और दी रिजल्ट डेट आर, जो सबको लग रहा है कब कब आएगा, मोटा मोटी जैसे मैंने आज भी देखा था ऑनलाइन, तो 16 to 17 जैन बोल रहा है।
तो लेट्स होप कि आ जाए, देखते हैं क्या होता है। 16 to 17 जैन में रिजल्ट आ जाएगा आपका। लेट्स होप कब आए देखते हैं। और दूसरा बात, आप लोग को, कई लोग को बुक मिल गया होगा, कई लोग को बुक इन ट्रांजिट है, चिंता मत करो, मिल जाएगा। और पहले क्लास में कोई किताब का दरकार नहीं है, सिर्फ सुनना है, समझना है। दो तीन बातें स्टार्ट करने से पहले जो मेरे को आपको बताना है। नंबर 1, एक फ्रेश कॉपी बना लो, फ्रेश कॉपी, और उसमें वो जो बेसिक्स की मैंने 2 क्लास कराई थी ना, उसकी मैं नोट्स लिखवा दूंगा आपको, तो वो भी आप लिख लीजिएगा, बट फ्रेश कॉपी एक बना के रखो, ठीक है। मेरे को ज्यादा पेन वेन का दरकार नहीं है, आपको सिंपली एक कलर का पेन से हो जाएगा। हाँ, स्केल रखिएगा ताकि कुछ अंडरलाइन या ग्राफ बनाना पड़े तो। स्केल और पेन, ओके, ये पक्का से रखिएगा, एक स्केल और एक पेन। एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कैलकुलेटर। अगर ये आप भूल गए तो देख लीजिएगा फिर क्या होगा। नॉर्मल कैलकुलेटर हमेशा अपने पास रखिएगा, मोबाइल फोन यूज मत कीजिएगा, क्योंकि कई फंक्शंस है जो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल कैलकुलेटर में होते हैं, मोबाइल फोन में ऑपरेट नहीं होते, ठीक है। तो आप प्लीज कैलकुलेटर लेके ही रखिएगा क्लास से पहले, ओके, ठीक है भैया, हमेशा तैयार रहेंगे सब चीज के लिए। क्लासेस कैसे कंडक्ट की जाएंगी और कैसे होगा सब बता रहा हूं, पहले एकदम शांति से मेरा बात सुनना। आपको कल अविनाश ने यह बताया था कि सीए इंटर में टोटल कितने सब्जेक्ट है वगैरह वगैरह वगैरह। अब आपका जो ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, पेपर नंबर 3 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टोटल अगेन 120 मार्क्स का आता है, करना 100 नंबर पड़ता है, उसके ऊपर मेरे को बात करनी है। ये एक लौता पेपर हुआ करता था आखिरी टर्म से पहले, नवंबर 2020 के पहले, जिधर 100 का 100 मार्क्स लोग प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करके आ जाते थे। मतलब दे डू नॉट नीड टू टच थ्योरी ऑल्सो। बट अब इस पर्टिकुलर ईयर नवंबर 2020 में जो टर्म हुआ था, उसमें 2 क्वेश्चन उन्होंने 4-4 मार्क के डाल दिए थ्योरी, और यानी कि जहां प्रैक्टिकल होता था उस सेक्शन में। तो अब 8 नंबर का थ्योरी अटेम्प्ट करना पड़ा लोगों को कंपलसरीली, मिनिमम। तो उस वजह से अब मैं ये बात बोलूंगा ही नहीं कि यार पूरा प्रैक्टिकल है, थोड़ा थ्योरी भी याद करना पड़ेगा, और उसके लिए वी हैव आवर थ्योरी क्लासेस जो आपको कवर करवा दी जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। भैया आपने बेसिक में बताया था कि एक बार रिवीजन करते हैं, और आप लोग हो सके ना तो थोड़ा इंटरेक्टिव रहने का कोशिश कीजिएगा। भैया कैसे हो इंटरेक्टिव? हम बोल नहीं सकते, लिख तो सकते हो, चिंता मत करो, मैं पूरा वेट करूंगा आप लोग के लिए। एकदम टोटल इंटरेक्टिव क्लास होगा, और मैं बता दूं आपको, मेरी कॉस्ट की प्लस एफएम की यानी इको भी फुल लाइव क्लासेस होंगी, फुल लाइव क्लासेस। यस, आई विल कंडक्ट 100% ऑफ द क्लास लाइव इन दिस वेरी टर्म। या तो ऐसे ही जैसे ऐप से ले रहा हूं, और होप कर रहे हैं वैक्सीन का प्रॉपर आ जाए चीज, जो बात चल रहा है हमारे लाइन में भी कि मार्च से लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो अगर मार्च से कॉलेजेस खुल रही हैं, स्कूल खुल रही हैं, और लाइव क्लासेस हम कंडक्ट कर सकते हैं, तो जितने लोग कैलकाटा रहते हैं या कैलकाटा आ सकते हैं वो तो लाइव ही करेंगे। बाकी लोग को जैसे पेन ड्राइव और गूगल ड्राइव और ऐप का माध्यम है वो उनसे देख सकते हैं। मैं पूरा लाइव क्लासेस कंडक्ट करूंगा और आप लोग को फुल मजा मिलेगा लाइव का, ठीक है। तो पूरा का पूरा क्लासेस लाइव होगा अगेन। और जिन्होंने पहले से परचेस करके रखा है फुल कोर्सेज, जो आज भी क्लास कर रहे हैं, उनको मैंने ऑलरेडी क्लासेस दिया है एफएम का, कॉस्ट का, सपोज किसी को एफएम का, तो आप वो भी क्लास देख सकते हैं और नया क्लास भी देख सकते हैं। यानी दो ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। आपको नई क्लासेस भी रेगुलरली आपके ड्राइव में आती रहेंगी। और इन सब का बैकअप के बारे में लोग पूछ रहे थे कि भैया बैकअप कैसे मिलेगा। बैकअप जैसे आपने देखा होगा, कल का अविनाश का क्लास ऑलरेडी अपलोडेड है और वो रहेगा उस ऐप में, तो वो ऑटोमेटिकली आपका 6 महीने तक रहेगा, आपको दिक्कत का बात नहीं है। आपने अगर लाइव क्लास मिस भी किया है तो आप सेम डे या अगले दिन, मैं प्रेफर करता हूं मतलब कि नेक्स्ट क्लास से पहले आप जरूर वो देख ले, ताकि आप होमवर्क भी बना सके। डन एवरीबॉडी? बताइए, सारी बातें क्लियर है अभी तक? मेरे को ज्यादा तामझाम में जाना नहीं है, मेरे को सिंपल बातें करनी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्लियर है यहां तक? तो बताइए। किसी ने क्लास नहीं देखा हो बेसिक्स का दोनों अभी तक, तो प्लीज बताओ नहीं देखा, चैट में लिखो नहीं देखा। जिन्होंने देख लिया कुछ मत लिखो,
जिन्होंने नहीं देखा कि भैया बच गया है तो वो बता दो। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आज वापस से पहले तो उन दोनों का इंट्रो भी दूंगा, 2 क्लास का, क्योंकि ज्यादा लंबा क्लास नहीं था, 2 मिला के 1 घंटा 50 मिनट था। और आप जानते हैं अविनाश संजयती कैसा आदमी है, मेरा 2 क्लास मिला के 1 घंटा 50 मिनट है। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं देखा है 2 क्लास अभी तक कॉस्टिंग का, वो एक बार बता दो, 1 घंटा 50 मिनट का था दोनों मिला के। ग्रेट 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 ग्रेट, एक्सक्यूज मी। ओके एवरीबॉडी, चलिए, तो मोटा मोटी सबने ये चीज देखा है, तो एक इंटरेक्टिव वे से क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मेरा बात एक और बात ध्यान से सुनना, जब हम लोग लाइव पढ़ाते हैं ना, यहाँ पे यूट्यूब लाइव जो अभी ले रहे हैं, या ऐप लाइव, या फिर वेबसाइट लाइव, जो भी अभी आप मोड से देख रहे हो, दिक्कत क्या होता है ना, नंबर 1, हमारे बोलने और आप तक के पहुंचने में एक लैग है। लैग समझते हो आप? गैप है, गैप। अब आप समझ जाओगे लैग का मतलब जब आप एफएम कॉस्ट पढ़ोगे। तो एक ये जो लैग है ना 10-15 सेकंड का, उसके वजह से मैं बोल देता हूं पहले और आपका रिप्लाई थोड़ा लेट आता है, तो उस वजह से हो सकता है थोड़ा बीच में गैप हो, तो वो ज्यादा मजेदार बात है। आप उस समय सोचिए कि क्या बोलना है, क्या करना है, तो दिक्कत मत दीजिएगा कि भैया हमारा रिप्लाई लेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप पहले लिख देंगे, मेरे पास लेट आएगा, मैं पहले बोल दूंगा, आपके पास लेट जाएगा। ओके, ठीक है, वो 15 सेकंड का गैप होता है, ज्यादा बड़ा बात नहीं है। अब मेरा बात गौर से सुनिएगा। ठीक है, पायल ने कहा कि सेकेंड क्लास सिर्फ नहीं देखा, कोई बात नहीं पायल, कोई बात नहीं, ठीक है। अब मेरा बात ध्यान से सुनो। नंबर 1, आपकी कॉस्टिंग के सिलेबस में, अब मैं कॉस्टिंग वर्ड बोलूंगा, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं यूज करूंगा, कॉस्टिंग ही बोलूंगा। टोटल कितने चैप्टर्स है भैया हमारे? टोटल कितने चैप्टर्स है भैया हमारे? टोटल आपके चैप्टर्स हैं ये है आपका फाइनल कॉस्ट का बुक जो आपको मिलेगा या मिल चुका होगा, वगैरह वगैरह ज्ञान। और ये आया कंटेंट। एक बार गौर से देखिए कंटेंट को, कितने चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं भैया? देयर आर 14 चैप्टर्स इन टोटल, प्लस थ्योरी, यानी थ्योरी हो सकता है इन चैप्टर्स से रिलेटेड हो या जो बेसिक थ्योरी है कॉस्टिंग को लेके। तो देयर आर 14 चैप्टर्स प्लस अ चैप्टर ऑन थ्योरी बोल दो, तो देयर आर टोटल 15 चैप्टर्स, जिसमें से 14 प्रैक्टिकल और 1 थ्योरी। ठीक है, कॉस्ट शीट, बजट और लास्ट तक जाते जाते कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। मेरा एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न रहता है जो आपने मैथ्स में भी देखा होगा और एफएम में भी देखेंगे और कॉस्ट में भी देखोगे, कि मैं एकदम सीक्वेंस वाइज चलता हूं, और मैंने बुक भी वैसे ही बनाया कि पहले ये पढ़ेंगे तो ही ये कर पाओगे। तो मैं लाइन से एकदम पढ़ाता हूं, आपको दिक्कत नहीं होना है। चैप्टर 1 विल बी योर चैप्टर 1, चैप्टर 2 विल बी योर चैप्टर 2। ठीक है, ओके भैया। जैसे आज का क्लास किसके ऊपर था? कॉस्ट शीट। बट पहले मैं आपको लास्ट 2 क्लास का जो बताया था उसको एक और बार बोलूंगा, ध्यान से सुनना ताकि आप इंटरेक्ट कर सको मेरे से। और उसके बाद वी विल कंप्लीट दिस 14 चैप्टर इन अप्रॉक्स 75 to 80 क्लासेस, और आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। मेरी क्लासेस ज्यादा लंबा नहीं होगा। आपको मैं बार बार ये क्यों बोल रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है ना? क्योंकि आपके पास एक और आदमी है जो 2 घंटा से बेसी पढ़ाता है, शायद कल ही पढ़ा दिया होगा वो। तो मेरी क्लासेस होंगी 1 घंटा 45 मिनट टाइप्स, या मैक्सिमम जाएंगी तो 2 आवर्स। और उसमें भी आप मेरे को क्या है ना, रो दोगे, भैया हो गया, बस करो, हो गया, अब नहीं तो पार्टी मांगोगे। जैसे मैंने लास्ट बैच में एक शर्त लगा था, लास्ट मतलब जब लाइव बैच होता था, कि जो भी 2.5 घंटा लाइव क्लास कर लेगा मैं उनको पार्टी दूंगा। मतलब लाइव क्लास जब होगा और 2.5 घंटा चुपचाप मेरी बात सुनोगे तो मैं उनको पार्टी देता हूं। तो आपके लिए भी वो केस वैलिड रहेगा, अगर 2.5 घंटे की क्लास होती है तो यू आर एलिजिबल फॉर अ पार्टी। ठीक है, चलो, मैंने टोटल 3 पार्टी दिया था नवंबर 19 के बैच में, और 4 पार्टी दिया था मई 20 के बैच में। नवंबर 19 के बैच में, नवंबर 20 का बैच में क्लासेस ही बहुत कम हुआ था, तो उस वजह से वो लोग भी छूट गए। ठीक है, तो देयर आर इन टोटल, मैंने आपको चैप्टर्स दिखा दिया क्या है भैया। बुक कितने पन्ने का है? बुक ज्यादा बड़ा नहीं है आप लोग का, मोटा मोटी 180 पन्ने का बुक किताब है। मेरे किताब में आपको क्या देखने मिलेगा और आपको कॉपी कैसे मेंटेन करना है, एक बार सुन लीजिए बस। जैसे कि ये चैप्टर कॉस्ट शीट, पहला मैंने क्या लिखा है यहां, सबसे पहले कि टोटल क्लासेस आपको कितनी लगनी है।
वो अभी पता कि लास्ट में पता चलेगा, लास्ट में पता चलेगा जब क्लासेस पूरी हो जाएंगी कॉस्ट शीट की। तो जब पूरा क्लासेस कंप्लीट हो जाए, सपोज 5 लगा, 4 लगा, 6 लगा, जब कंप्लीट हो जाएगा आप यहां आके लिखेंगे अपने किताब में कि टोटल 6 क्लासेस हम लोग को इसमें लगा था। अगर डिसिप्लिन से कॉपी मेंटेन करोगे ना इंडेक्स वाइज, मैं बता रहा हूं ये तरीका आप किसी से भी पूछ लो, कोई फॉलो नहीं करता है, बट मैंने अपने टाइम पे 2011 पे फॉलो किया था और लिटरली आप मानोगे नहीं इस वजह से कितना आराम रहता है। 2 कारण है इसका। पहला कारण, अगर आप डिसिप्लिन वे में लिखेंगे सब चीज तो आपको पता रहेगा जगह कहां पे है, कौन से कॉपी में, कौन से पन्ने में। तो जब भी रिवीजन करना हो या जब भी खोजना हो आपको तुरंत मिल जाएगा, यानी बुक खोला तो कॉपी मिल गया, कॉपी खोला तो बुक में मिल गया। और दूसरा एडवांटेज तो सुनोगे तो मजा आ जाएगा। क्या भैया, अभी तो नवंबर में एग्जाम है आप लोग का, क्या नवंबर में हो जाएगा? हो सकता है मई लगे, हो सकता है फिर नवंबर लगे, हो सकता है फिर मई लगे, हो सकता है फिर, भैया बस करो, ओके ओके ओके। तो जो भी है टर्म दफा टर्म, अगर कॉपी काम आएगा तो मेंटेन तो रखना होगा ना, ऐसे खराब वे में तो रख नहीं सकते। अच्छा चलो आपको काम नहीं आएगा, आपके जो आने वाले लोग हैं उनको दे देना पास ऑन कि ये मेरा कॉपी बढ़िया से मेंटेन है, तुम इससे कर ले। तो बोलो आपको पहला बात समझ में आया, टोटल क्लासेस। दूसरा देखो मैंने लिखा है एक्सरसाइज बुक नंबर, बुक में है सब, आपको अलग से मेंटेन नहीं करना। एक्सरसाइज बुक नंबर मतलब अभी आपका पहला कॉपी चल रहा है तो कॉपी नंबर 1 लिखोगे आप, जनरली 2 कॉपी लगता है कॉस्ट में, तो कॉपी नंबर 1। और सपोज ये आपका पेज नंबर 4 से चालू हुआ, भैया 4 से क्यों, पहला चैप्टर है, अरे 3 पन्ना आपने बेसिक्स का लिखा होगा कुछ, तो 4th नंबर पेज से जब खत्म होगा, सपोज ये 30th पेज में खत्म हुआ तो 4 से 30। एक बात बता दूं, पेज नंबर मेरे को सबके कॉपी में चाहिए नेक्स्ट क्लास से पहले। अगर आप नहीं लिख सकते अपनी मम्मी को दे दीजिए, जैसे बचपन में मम्मी कवर चढ़ाती थी ना बुक में, तो आपका मम्मी भी उधर पेज नंबर लिख देंगी 1 2 3 4 5 6 है ना। नहीं तो खुद को मजा आता है तो पूरा कॉपी का पेज नंबर भर देना, बोलना मत भैया भूल गए। नेक्स्ट क्लास से पहले मेरे को कॉपी में पेज नंबर चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन वाइज मैंने आपको यह भी फ्रेम करके दिया है कि क्या क्लास वर्क होने वाला है और क्या होमवर्क। मतलब जब मैं कोई सम्स क्लास में कराऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि 1 2 3 सपोज क्लास वर्क है, और मैंने आज होमवर्क दिया सपोज 5 और 7, तो आप भूलेंगे नहीं क्योंकि आप यहां टिक कर चुके होंगे कि 5 और 7 होमवर्क में किए थे। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, मेरा क्लास वर्क और होमवर्क ऐसा नहीं होगा कि क्लास वर्क से रिलेटेड होमवर्क होगा, होमवर्क भी टेक्निकल हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि होमवर्क वाले सवाल ऐसे नहीं होंगे भैया के जो क्लास में किया उसका रेप्लिका। मेरे होमवर्क ऐसे होंगे जो आपको दिमाग खा जाएगा आपका कि यार ये हुआ कैसे, और ये बात तो सर ने बताया ही नहीं, ताकि जब आप नेक्स्ट क्लास आओ आपके एक मन में वो रहे एक्साइटमेंट कि यार ये वाला सवाल होगा कैसे। और मैं हो सकता है उस क्लास में इसमें कोई नया ट्रिक बताऊं, बट जब तक आप वो सोचेंगे नहीं आपको मजा भी नहीं आएगा। डन, ठीक है। और उसके बाद मैंने एक कॉलम बनाया है इंपॉर्टेंट बोल के, या तो मैं आपको बताऊंगा कौन सा सम्स इंपॉर्टेंट है कि ये सम्स दोबारा देखना है, या आप खुद जब आप कर रहे होंगे आपको फील होगा कि यार ये सवाल मेरे से एक बार में नहीं बना, या इसमें ये ट्रिकी पॉइंट था, तो इसको आप इंपॉर्टेंट टिक करके रखोगे कि ये वाला सवाल स्टार मार्क क्वेश्चन है। और मैंने सेल्फ प्रैक्टिस के लिए 1 और 2 कॉलम छोड़ा है, यानी आपको दोबारा से जब प्रैक्टिस करो, एक बार मेरे साथ और एक बार होमवर्क किया, तो आप एटलीस्ट ये कॉलम तो भर ही दीजिएगा, एटलीस्ट एक बार और प्रैक्टिस आपको सारे सम्स करने। सेकेंड टाइम में आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट सम्स दोबारा करने, बस और कुछ नहीं, इतना सा काम बुक से करना है। तो ये हुआ मेरा कैसे आपको गो थ्रू करना है हर चैप्टर, ठीक है। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के आगे भी आपके लिए पेज नंबर छोड़ा है और एक्सरसाइज बुक नंबर छोड़ा है, जैसे कि आपका ये कॉपी नंबर 1 होगा, पेज नंबर 5 होगा सपोज। तो आप जब कॉपी में आओगे ना, आपको इस तरीके से लिखना है हमेशा, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर बुक का, क्या था बुक का पेज नंबर, ये भैया ये बुक का पेज नंबर है 2, तो यहां लिख दोगे आप पेज नंबर 2। इस तरीके से हमेशा जब भी आप कोई क्वेश्चन स्टार्ट करो, कॉपी के मिडिल में लिखना आंसर टू क्वेश्चन नंबर इतना, पेज नंबर कितना था बुक का। बीच में लिखने का नंबर 1 कारण आदत बन रहा है, क्यों पता है, एग्जाम में भी ऐसे लिखना होता है। भाई एग्जाम में पेज नंबर थोड़ी आएगा, पेज नंबर नहीं आएगा, बट इतना सा बात आएगा। भैया हम लोग तो हमेशा यहां लिखते थे क्वेश्चन नंबर 1। आपको एक बात बता दूं, आपने जब फाउंडेशन में भी ये काम अकाउंट्स या लॉ में किया होगा, आपने अगर यहां लिखा था तो जब आप लास्ट में स्ट्रिंग बांधते हैं या स्टेपल करते हैं ना, और ये वाला बात कोना में छुप जाता है,
बहुत इरिटेटिंग होता है जो आदमी चेक करता है उसके लिए, और अपने को कोई सिकंज नहीं छोड़ना है कि वो मेरा नंबर काटे या उसको इरिटेशन हो। आपको जब भी कोई क्वेश्चन स्टार्ट करना हो, एकदम मार्जिन के बीच में जाके आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 लिखा करो। जब आंसर खत्म हो नीचे मत चालू किया करो नया, फ्रेश भेज दो। अपने बाप का पैसा थोड़ी जा रहा है भैया, कॉपी तो मेरे पैसा से है। अरे जब एग्जाम में बैठोगे तब तो अपना नहीं लगेगा ना। अभी के लिए आप हमेशा बीच में लिखा करो, और ट्राई करो जब भी कोई नया क्वेश्चन स्टार्ट करो नया पेज, मतलब अगर आधा पन्ना बचा है या फिर 1/4 पन्ना बचा है तो नया पेज चले जाओ, ठीक है। क्वेश्चन हमेशा नए पन्ने से होने चाहिए और एकदम मिडिल में आने चाहिए, आंसर टू क्वेश्चन नंबर व्हाट, पेज नंबर व्हाट। इस तरीके से ही आपका पूरा बुक डिजाइंड है और कॉपी आप डिजाइन करेंगे। मैं एक काम करता हूं हमेशा, एट द एंड ऑफ द बैच जिसका कॉपी मेरे को सबसे बढ़िया मेंटेन लगेगा, आई एम नॉट जोकिंग, जिसका कॉपी मेरे को सबसे बढ़िया मेंटेन लगेगा, आई विल गिव हिम 1100 रुपीज एज कैश प्राइस। यस, दिस विल बी गिवन टोटली एज अ कैश प्राइस, कि आप लोग 1100 रुपया शगुन का पाते हैं, क्योंकि आपने बहुत डिसिप्लिन पूर्वक सारे कॉपी सारे होमवर्क मेंटेन करके रखे। अगर ये होगा तो जरूर से जरूर मिलेगा जिनका सबसे बेस्ट कॉपी होगा, ठीक है। तो यू विल गेट 1100 रुपीज एट द एंड ऑफ द बैच, अगर आपका कॉपी प्रॉपर्ली मेंटेन्ड है तो। भैया अब तो जोश आ गया है, कॉपी तो ठीक मेंटेन करना है, भाड़ में गया लॉजिक, भाड़ में गया क्या पढ़ा रहे हैं आप। ठीक है भाई, ठीक है यार। लाइव होता तो कितना मजा आता, सामने सामने बैठते ना, रगड़ देते तुम लोग को। ठीक, कोई बात नहीं। बोलो यहां तक एवरीबॉडी क्लियर है। अब इस तरीके से पूरा चैप्टर का सम्स है, एंड वी स्टार्ट अगेन विद द न्यू चैप्टर। टोटल कितने सवाल होते हैं वो हमेशा कॉपी के, जैसे बुक के फर्स्ट पन्ना में रहेगा आपका चैप्टर के, कि कितना सवाल टोटल इस चैप्टर में है, ताकि आपको एक अंदाजा भी रहे यार टोटल इतने सवाल करने हैं अपने को। डन एवरीबॉडी? शैल वी स्टार्ट विद द कंटेंट नाउ? क्या अब कंटेंट के ऊपर चले बात करें? कोई डाउट आपका बता दीजिए, प्लीज बता दीजिए। 10 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, जल्दी जल्दी बताइए कोई डाउट तो। एवरीबॉडी एनी डाउट्स? आई एम वेटिंग। लास्ट मैसेज प्रतीक सोनी का है 15, बस। उसके बाद कोई और कुछ बोलना चाहता है तो जरूर बोलिएगा। नो डाउट सर, आदित्य बोला नो डाउट सर, सब क्लियर है। ग्रेट। ग्रेट। ओके, नो डाउट। क्रिंजल, किंजल, सॉरी क्रिंजल, किंजल। ऐप में बैकअप 100% मिलेगा या 25% लाइक फाउंडेशन? गुड क्वेश्चन निष्ठा। 100%। अब आपको बैकअप 100% मिलेगा, बट आपका व्यूज ध्यान रखना आप, मतलब आप एक क्लास को 1.5 बार ही देख सकते, ये ध्यान रखना। ये बात समझ में आया ना? मतलब अगर आप अभी क्लास कर लिए एक बार, तो आप दोबारी बार सिर्फ 0.5 टाइम्स कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। आपने अभी नहीं देखा तो आपका 1.5 व्यू बचा है, मतलब आप जब फर्स्ट टाइम देखेंगे उस टाइम से 1.5 व्यू है आपके पास। तो बैकअप को ऐसे मत समझना कि हम एक क्लास को 10 बार देख लेंगे, एक क्लास को आप 1.5 बार देख सकते हैं, ये तो ध्यान में रखिएगा। वेयर शैल वी स्टडी थ्योरी फ्रॉम? चिंता मत करो, मेरा थ्योरी का बुक है प्रॉपर, आपको वो बुक मिलेगा, समरी मॉड्यूल प्लस थ्योरी बुक, डोंट वरी। Rajan, this book contains only numericals. I have one more book which is called summary and theory book, जिसमें आपको पूरा 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 चीज मिलेगा, आपको टेंशन नहीं लेना। दिस इज द बुक, जिधर दिस इज कॉल्ड सीए इंटर समरी मॉड्यूल, जिसमें मैंने सब कुछ कवर किया है और आपको थ्योरी भी कवर करवाया है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स जितना चैप्टर का है, इसमें रिवीजन और थ्योरी पूरा है, वो बुक भी आपको मिलेगा। ओके, किंजल ने कहा कि भैया
आईसीआई का मटेरियल रिजल्ट के बाद ऑर्डर करना है सर। जब आपका फाउंडेशन का रिजल्ट आ जाएगा और वो पॉजिटिव होगा, समथिंग विच वी नीड पॉजिटिव इन दिस ईयर, तो अगर ये पॉजिटिव होगा फाउंडेशन का रिजल्ट, तो आप सीए इंटर के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब सुनना मेरा बात, जो एक कंफ्यूजन रहता है सबको, सीए इंटर में आपने डिसाइड किया कि आपने नवंबर में एक ही ग्रुप देना है या दोनों ग्रुप देना है, जो भी एक कंडीशन, एक ग्रुप या दोनों ग्रुप। तो मेरा बात सुनो, अभी जब रजिस्ट्रेशन कराओ ना, तो ये मत बोलना क्योंकि मेरे को नवंबर में एक ही ग्रुप देना है तो मैं एक ही ग्रुप का रजिस्ट्रेशन कराऊंगा। रजिस्ट्रेशन हमेशा दोनों ग्रुप का करा के रख दो, ताकि जब एग्जाम फॉर्म भरो तो एक ऑप्शन रहे उस समय भी कि अगर दोनों ग्रुप का तैयारी हो गया तो दे पाओ। अगर एक ही ग्रुप का रजिस्ट्रेशन कराओगे ना, तो आप एलिजिबल भी एक ही ग्रुप के लिए रहोगे। तो मेरा हमेशा, और पता है फीस भी कम लगता है दोनों ग्रुप साथ में कराने से, और अलग अलग कराने से बहुत ज्यादा फर्क है। तो गो फॉर बोथ ग्रुप्स टुगेदर फॉर व्हाट, फॉर रजिस्ट्रेशन। बट जब आप एग्जाम फॉर्म भरो तो कोई अभी भी श्योरिटी नहीं है कि आप नवंबर में दो, हो सकता है आप डेफर करके मई में दो, या आप दो ही नहीं, या फिर आप एक ही ग्रुप दो। वो बात का बात है, अभी से डिसाइड नहीं कर सकते। अभी जब आप ये पास करोगे, आपको सीए इंटर की रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, जिसका लास्ट डेट आपको शायद अप्रैल होता है, ताकि आप नवंबर में दे सके एग्जाम। तो वो जैसी, या 31 मार्च होता है, सॉरी 31 मार्च होता है, ताकि आप नवंबर में एग्जाम दे सके। जब आप वो करा दोगे दोनों ग्रुप का, तो आप एलिजिबल हो एग्जाम देने के लिए नवंबर 21 के लिए। जैसे ही आप सीए इंटर का रजिस्ट्रेशन कराते हो ना, आपके ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन के साथ एक कूपन आता है, और वो कूपन आप जब वेबसाइट में जाके मारोगे तो आपका बुक्स कुरियर हो जाएगा, आपके घर आएगा, आपको कहीं लेने नहीं जाना है। वरना हम लोग के टाइम पे हम लोग को जाना पड़ता था और 2 थैला भर के टैक्सी का भाड़ा करके आना पड़ता था। अब सीधा घर पे आएगा किताब, ठीक है। तो वो इंस्टीट्यूट के तरफ से जो मॉड्यूल्स आनी है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। हाँ, अभी आपको रेफर करना हो कि भैया अविनाश सर ने बोला इंस्टीट्यूट मॉड देखो, या आपने भी बोला इंस्टीट्यूट मैट देखो, तो आप इंस्टीट्यूट के साइट पे जाके, स्टूडेंट्स में जाके, ये देखो दिखा देता हूं। ये तो मैं बर्गर का वीडियो देख रहा था, कैसा लगा, आप लोग को दिखाने के लिए सोचा था, आओ दिखाता हूं। भैया खाने मतलब आप और अविनाश भैया तो छोड़ ही दो, सॉरी। ये देखो बर्गर फैक्ट्री, सोचो कैसा होगा बर्गर किंग का। स्टूडेंट्स कॉलम में जाओगे, पीओएस नॉलेज पोर्टल में जाओगे, इधर देखो आपको मिलेगा इंटरमीडिएट कोर्स। अब जैसे सपोज मेरा पेपर है पेपर 3 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, इसमें देखो कितनी चीज है प्रैक्टिस करने के लिए, ध्यान से देखो। एक तो स्टडी मटेरियल है, एक रिवीजन टेस्ट पेपर्स है, आरटीपी जिसको बुलाते हैं, जो आपने फाउंडेशन में भी देखा होगा, मस्ट बी प्रैक्टिस्ड, और मैंने अपने बुक में भी इनकॉर्पोरेट किया, तो दिक्कत का बात नहीं है। अलग से क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस भी है, जो अब इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल में इंक्लूड कर दिया, तो ये कॉलम अब काम का नहीं है। मॉक टेस्ट पेपर जो आपके टर्म में भी आएगा, हर साल आता है, हर टर्म आता है। क्वेश्चन पेपर जो आज तक का जितना एग्जाम हुआ है और उनके आंसर, और रेफरेंस फॉर क्विक रिवीजन, इन्होंने भी चार्ट्स इशू किए रिवीजन के लिए। अब सपोज अपने स्टडी मटेरियल में गए, तो ये देखिए 2 स्टडी मटेरियल है अभी तक। एक जो मई 2020 के लेके था, और अब नया आ गया है मई 21 के लिए। भैया बुक नया आ गया, हे भगवान, तो हमारा पुराना वीडियो किया हुआ है, अरे उससे फर्क नहीं पड़ता। इस बुक में क्या किया मैं बताऊं, इस बुक में जो मैंने बोला था ना पीछे एक्स्ट्रा क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस है, वो डाल दिया बस। तो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस था वो हर चैप्टर में इंक्लूड कर दिया, तो बुक थोड़ा बड़ा हो गया, बट आपको हर एक बुक इंडिविजुअल चैप्टर वाइज दिखेगा यहाँ। तो आप सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट में तो एनी टाइम देख सकते हैं, हार्ड कॉपी आपको इंस्टीट्यूट जब भेजता है तब देख लीजिएगा। जैसे मैं अभी आपको जैसे कॉस्ट शीट का ही चैप्टर दिखाता हूँ, तो ये देखो इन्होंने कॉस्ट शीट का चैप्टर पूरा 26 पन्ने का नया बनाया। तो ये सब क्वेश्चन आपके इंक्लूडेड है, आपको अलग से कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलो बैक टू स्क्वायर वन। एनी अदर डाउट? हाँ, ऐसे टेक्निकल डाउट्स कई बार आते हैं लोगों के, तो मैं बता दिया आप लोग को। और कुछ बचा नहीं? शैल वी स्टार्ट विद द कंटेंट नाउ? चलो फ्रेश हो जाओ, गार्गल कर लो, चलो स्टार्ट करते हैं। सुनो मेरा बात ध्यान से। अभी तक अपने कॉस्ट में ये जाने थे कि कॉस्ट किसको बुलाते हैं। एक तरीके से सिंपल वर्ड था खर्चा, बट इसके अंदर बहुत टेक्निकलिटी था जो अपने धीरे धीरे करके समझे थे। क्या समझे थे भैया? कि यार ये कॉस्ट होता क्या है। आज एक और नया तरीके से बात करता हूं, देखते कितने लोग समझ पाते हैं, क्योंकि अभी तक आपने
एफएम का भी बेसिक का क्लास जो यूट्यूब पे अपलोडेड है वो कुछ देखा होगा। मैं एक बात पूछता हूं, जितने लोग ने भी थोड़ा बहुत हिंट लिया है, फाइनेंस में अपने दो काम करते हैं। जैसे मैंने आपको एक सिंपल सा बात बताता हूं। सपोज आप भी एक एग्जांपल लेते हैं। लास्ट लड़का था राजन। सपोज राजन ने एक बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा। मेरे को एक बात बताओ, एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चाहिए क्या? एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भैया पैसा चाहिए, करेक्ट? पैसा चाहिए, यानी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वी रिक्वायर्ड सम प्रोक्योरमेंट ऑफ मनी, जिसको फंड्स के नाम से जानेंगे। ओके, बिजनेस में फंड्स लगाएंगे और उसको बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, यानी इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, करेक्ट? ये दो बात अपने पढ़े थे कि पैसा उठाना है और पैसा लगाना है। मैंने आपसे पूछा था कि पहले क्या करोगे। चलो किसी ने वीडियो नहीं भी देखा है तो मेरे को एक बात बताओ, पहला स्टेप क्या होगा? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड कि इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड? भैया ये बात आप एफएम का भी क्यों बोल रहे हैं? काम है इसीलिए बोल रहा हूं, दोनों चीज एकदम इंटर रिलेटेड है। बताओ पहले मेरे को, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड फर्स्ट स्टेप है कि इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड फर्स्ट स्टेप है? सोच के बताना। ये सब क्या चल रहा है भैया? एक एस्टिमेशन। पहला बात तो ये बता दूं कि ये नहीं है, सोच रहे हैं। These are all are estimation। और मैं बता दूं कॉस्ट ऑफ एफएम आधा से ज्यादा चीज फ्यूचर के बारे में बताता है। अकाउंट्स है जो हिस्टोरिकली चलता है और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को सिर्फ लिखता है। ये है असली मजा फ्यूचर के बारे में सोचना। बताइए आप फटाफट, फर्स्ट स्टेप क्या होता है? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड की इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। पहले क्या सोचोगे या क्या करोगे? किसके बारे में पहले दिमाग लगाओगे? ओके, किंजल इन्वेस्टमेंट, प्रतीक इन्वेस्टमेंट, कृतिका इन्वेस्टमेंट। ठीक है, 3 जन का रिप्लाई आया अभी तक। रेस्ट रेस्ट रेस्ट, जल्दी बताओ। जितने लोग भी लाइव क्लास कर रहे हैं जल्दी जल्दी बताओ। ऋतिक ने कहा भैया पहले प्रोक्योरमेंट सोचेंगे। आदित्य ने कहा पहले एस्टिमेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, राजन ने भी बोला प्रोक्योरमेंट। राजन ये तो तेरा ही बिजनेस है, सोच एक बार, अपना ही धंधा के बारे में सोच। ठीक है ठीक है, काफी मिक्स्ड आंसर्स आ रहे हैं। चलो अब बात करते हैं, एक बार ध्यान से सुनना मेरी बात। आपने राजन सोचा होगा ना, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करना यानी कहीं पैसा लगाना, बिजनेस में पैसा लगाना होगा। आपको पहले तो ये सोचना होगा ना इस बिजनेस में कितना पैसा लगाना है। लाइक आपने अकाउंट्स में, एकदम सिंपल भाषा में बात करता हूं ताकि आप लोग को और क्लियर हो। बताओ तो इस तरफ क्या आता है? इस तरफ आता है टी फॉर्मेट, तो हट गया बट फिर भी फिक्स्ड एसेट्स आता है और करंट एसेट्स आता है। और इस तरफ क्या आता है भैया? इस तरफ अपने कैपिटल लिखते हैं और लाइबिलिटीज लिखते हैं, करंट लाइबिलिटीज और कैपिटल। कैपिटल कैन बी ओन्ड और आउटसाइडर का जो भी लोन वोन लेते हैं, दोनों मिला के। ये हो गया अल्टीमेटली प्रोक्योरमेंट और ये हो गया अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट। एक बात सोचो तो, यही तो बात हुआ, कहां से पैसा लेना है और कहां पैसा झाड़ना है, जिसको आप लोग पहले एसेट्स और लाइबिलिटी के नाम से जानते हो। मैं बनिया हूं, मैं ये समझता हूं एसेट्स लाइबिलिटी पता नहीं, हेड्स पता नहीं, इतना पता है इसमें पैसा झोंकना है और इधर से पैसा लाना है, या तो उधारी लेके या तो खुद का पैसा लगा के, यानी बाहर से किसी से लेके या खुद का पैसा लगा के। पहले तो ये सोचोगे ना कि धंधा करना क्या है, उसके लिए क्या क्या चाहिएगा, अकॉर्डिंगली पैसा मांगोगे ना। जैसे आप अपने पेरेंट्स से भी बात करोगे कि पापा मेरे को धंधा चालू करना है, पापा क्या पूछेंगे? कितना रुपया चाहिए? उसके लिए तो तेरे को एक दिमाग लगाना होगा ना कि यार रुपया कितना मांगू, पहले ये तो सोचूं कितना लगाना है। आपको समझ में आया? अगर मेरे को एक नया धंधा चालू करना है तो मेरे को 5 लाख रुपया लगेगा। वो आपने कुछ सोचा होगा कि यार मेरे को एक मशीन खरीदनी होगी, मेरे को एक मोटर खरीदना होगा, मेरे को एक जगह भाड़ा पे लेना होगा, मेरे को कुछ स्टाफ्स रखने होंगे जो काम कर सके, तो उनका रेगुलर वर्किंग कैपिटल जो लगेगा, वो सब चीज सोचते हैं अपने। तो वो सब चीज जब सोचते हो तो एक दिमाग में एस्टिमेशन करते हो कि कितना खर्चा लगने वाला है, अकॉर्डिंगली पापा के पास जाते हो और पैसा मांगते हो। आपको पापा नहीं देंगे, आप नालायक हो, बट फिर भी मांगते तो हो कि पापा इतना रुपया दे दो, लगेगा।
तो पहले तो ये सोचना, एक सिंपल एग्जांपल हो ना, रेस्टोरेंट जब जाते हो, जब कैफे जाते हो दोस्त लोग के साथ, तो पहले दिमाग लगाते हो ना, पहले क्या सोचते हो कौन सा रेस्टोरेंट जाएंगे, उस हिसाब से पैसा मांगते हो। अब कोई नुक्कड़ वाला जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, 200-300 में आजकल हो जाता है, वरना अगर आप कोई थोड़ा अच्छा रेस्टोरेंट जा रहे हैं तो आपको 500-600 पर हेड लगता है, तो उस हिसाब से पापा से पैसा मांगते हैं ना। पहले क्या सोचते हो कहाँ जाएंगे, फिर पापा से पैसा मांगते हो कि यार आज तो 500 लगने वाला है। तो बस पहला काम क्या होता है कि भैया कहाँ पैसा झोंकना है, उस हिसाब से क्या होता है कहां से पैसा कलेक्ट करना है। ठीक है भाई, इसको कॉस्ट से क्या लेना देना। मजेदार बात बोलूं, इतना जितना भी बात बोला ये भी बाद में आता है। कॉस्ट इज द मदर ऑफ एवरी सब्जेक्ट, ऑल दी सब्जेक्ट्स। भैया कैसे मदर है ये तो बता दो, ध्यान से सुनना, और मैं मां हूं जो आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये कैसे मदर ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट है। आपने एक डिसीजन लिया था कि इन्वेस्टमेंट करेंगे और एक प्रोक्योरमेंट करेंगे। आपने बिजनेस किस रूप में करना है पक्का, या तो आप कोई प्रोडक्ट बना रहे होंगे या आप कोई सर्विस करने वाले होंगे, या तो कोई सर्विस प्रोवाइड करोगे और या तो कोई प्रोडक्ट बनाओगे, गुड्स जिसको आप लोग बोलते हैं गुड्स। बिजनेस तो दो ही चीज का हो सकता है, गुड्स या सर्विसेज। तो या तो आप कोई गुड्स बनाओगे या कोई सर्विसेज बनाओगे। तो यार इतना दिन से एफएम तो ये बात कर रहा था कि बिजनेस में पैसा लगाना है और किसी से पैसा उठाना है, बट ये बिजनेस करना किसका है, किस प्रोडक्ट का, किस गुड का, किस सर्विस का, वो भी तो सोचना होगा। क्या वो प्रोडक्ट मेरे लिए किफायती होगा, क्या वो बनाने से मेरे को प्रॉफिट होगा, क्या वो प्रोडक्ट का अभी डिमांड है, सप्लाई है, क्या वो प्रोडक्ट मेरे लिए काम का है कि यार ये धंधा अभी नया है इसको करना चाहिए या इसका स्कोप है। जैसे आज के जमाने में कोई भी पूछता है तो भैया क्या करना चाहिए, क्या कौन सा धंधा करना चाहिए, तो सब अपना अपना राय देते हैं, यार अभी कोरोना काल चल रहा है कुछ मत कर, जिसमें भी हाथ डालेगा सब खराब ही। बट कभी वापस से ठीक होगा सिचुएशन तो लोग बोलते हैं यार इस धंधा में घुस, अभी इसका बहुत डिमांड है। जैसे अगर प्रोफेशनल लाइन में भी जाए तो टीचिंग, तो आपने कुछ बिजनेस आइडिया तो होगा आपके अंदर कि यार दिस विल बी माय प्रोडक्ट, लाइक टीचिंग। तो टीचिंग के लिए प्रोडक्ट क्या है, मेरा पढ़ाना। और वैसी प्रोडक्ट वाइज जाए तो देयर विल बी सम काइंड ऑफ गुड जो इन्वॉल्व होगा। अब उस गुड का आपको प्रॉपर दिमाग में ये तो सोचना होगा कि भाई इसके पीछे कहां कहां से क्या क्या खरीदना है। वो बात रह गया प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। अब मैं फंड्स की बातें ही नहीं कर रहा हूं, पैसा कहां से जुगाड़ना है बात का बात है, और इन्वेस्ट कहां करना है बात का बात है। वो इन्वेस्ट बिजनेस में करना है, बस किस तरीके से करना है। मटेरियल खरीदना होगा, लेबर जो मैंने बात किया अभी आप समझे होंगे, कुछ रेंट का बात किया था ध्यान दिए होंगे आप। तो ये सब चीज के बाद जो मैं सेलिंग प्राइस कोट करूंगा उससे प्रॉफिट आना चाहिए, तभी तो बिजनेस में पैसा लगा रहा हूं, नहीं तो बिजनेस करते ही क्यों है। बिजनेस का मोटिव क्या है, टू अर्न प्रॉफिट। तो भैया एक बात समझ में आया कि कॉस्ट इज द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। मतलब आप कुछ भी कर लो पहले कॉस्टिंग निकालनी पड़ेगी तभी आगे बढ़ सकते हो। अच्छा आप कोई भी चीज का अकाउंट्स भी बनाते हो, वो लोग क्या कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं तो, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो, यानी उन्होंने एक टाइम पे ये काम तो पक्का किया होगा कॉस्टिंग। इवन जो अकाउंट्स नहीं बनाता, एक नुक्कड़ वाला चाय वाला, वो भी तो अपना कॉस्टिंग निकालता है चाय पत्ती का, और उस हिसाब से एक सिकोरा का 10 रुपया तुमको बोलता है कि मीडियम चाय का 10 रुपया लगेगा। वो तो कोई अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहा, आईटी रिटर्न फाइल नहीं कर रहा, बट उसने ये काम पक्का किया होगा कि यार मेरा एक चाय के पीछे कितना खर्चा, और मैं जब कोई आदमी आए चाय मांगने तो कितना उसको कोट करूं मीडियम चाय का। क्या बोलिए, इतना बात क्लियर हुआ आपको। यानी कॉस्टिंग एज अ सब्जेक्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड अगेन इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन सर्टेन एस्टिमेशन। आपने बचपन में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया था, सेम होता है कॉस्ट शीट, सेम होता है कॉस्ट शीट। बट आज पता है जब अपने कॉस्ट शीट स्टार्ट करने वाले होंगे या नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे, पता नहीं आज कितना टाइम लग जाए ये ज्ञानबाजी करने में मेरे को, क्या ये कॉस्ट शीट भी पोस्टमार्टम होगा कि एस्टिमेटेड होगा। ये कॉस्ट शीट क्यों बनाते हैं, वाई वी मेक कॉस्ट शीट, वाई कॉस्ट शीट। एक आंसर मांगू तो जवाब दोगे कोई मेरे को एक सिंगल वर्ड में कि भैया कॉस्ट शीट इसलिए बना रहे होंगे। एनीबडी, एनी आइडिया। कॉस्ट शीट बचपन में सुना होगा, इट इज जस्ट लाइक अ स्टेटमेंट। बताइए आप मेरे को कॉस्ट शीट क्यों बनाते, एक अंदाजा लीजिए। मैंने ये बताया नहीं अभी तक आपको बेसिक क्लास में, बट आप बताइए।
सोचिए, अब आप सोचिए, राजन तेरा तो धंधा चल रहा है, तुम तो सोच कि भैया कॉस्ट शीट क्यों ही बनाते होंगे। चैप्टर तो आप स्टार्ट करेंगे, बट पहले ये तो बताओ ये चैप्टर क्यों कर रहे हैं। वाई कॉस्ट शीट, वाई वी मेक कॉस्ट शीट। देखते हैं कितना लोग सही जवाब देता है। ओहो, होशियार लोग बैठे हैं काफी यहाँ। अच्छा, तभी तो भैया स्टे हेड ज्वाइन किए हैं। क्या बात, नहीं नहीं नहीं, ये क्या बोल रहे हो आप लोग, ऐसे कैसे बोल सकते हो, इतने तेज हो गए। अगर पहला क्लास नहीं किया होता तो पता है क्या बोलते, खर्चा निकालने के लिए, नाम से ही लग रहा है कॉस्ट शीट मतलब खर्चा निकालना। बट अब आप लोग इतना स्मार्ट हो गए कि लिख रहे हो सेलिंग प्राइस डिटर्मिनेशन। ओ माय गॉड, ग्रेट ग्रेट एवरीबॉडी, ग्रेट। यही तो मजा है। कॉस्ट शीट इज नॉट प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड ऑल द आइटम्स ऑफ कॉस्ट, कभी मत बोलना। कॉस्ट शीट इज प्रिपेयर्ड टू एस्टिमेट द सेलिंग प्राइस। यानी ये कॉस्ट शीट घटनाएं घटने के बाद बनती है कि घटनाएं होने वाली हों उस हिसाब से बनती है। भैया दीज ऑल आर एस्टिमेशन। अपने पहले देखते हैं क्या 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 खर्चा लगने वाला है, उसके बाद अपने अपना डिजायर्ड प्रॉफिट जोड़ के सेलिंग प्राइस कोट करते हैं। तो कॉस्ट शीट भी एक क्या है, एस्टिमेटेड स्टेटमेंट। समझ में आया। तो कॉस्ट शीट इज प्रिपेयर्ड टू एस्टिमेट द सेलिंग प्राइस टू बी कोटेड। भैया तो ये क्या वो चाय वाला बनाता है, बाबू चाय वाले के बहुत कम खर्चे होते हैं तो वो दिमाग में ही कर लेता है। जैसे मेरे पिताजी भी धंधा करते, क्या धंधा करते भैया, कपड़ा लाइन में है, तो ही ऑल्सो डज ट्रेडिंग, टेक्सटाइल मर्चेंट। तो भैया क्या वो भी इतना चीज सोचते होंगे ना, वो भी इतना चीज नहीं सोचते क्योंकि वो ट्रेडर है। वो सिंपली ये देखते हैं कि यार इतना में माल आने वाला है मेरे पास, इतना मेरा लेबर चार्जेस थोड़ा बहुत लगेगा, इतना स्टाफ का सैलरी लगेगा, इतना मेरे को प्रॉफिट जोड़ के आगे माल देना। तो दे कैलकुलेट इन देयर माइंड, और उनको एक वो प्रोसेस पहली बार किया होगा बट उसके बाद आदत बन गया कि इतना में माल आता है तो इतना मेरे को प्रॉफिट मार्जिन और इतना खर्चा का हिसाब सोच के और आगे डिलीवर करना है माल। तो भैया ये कॉस्ट शीट जनरली कौन बनाता है, मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, दिस कॉस्ट शीट आर प्रिपेयर्ड बाय मैन्युफैक्चरर्स। जो मैन्युफैक्चरिंग लाइन में होते हैं ना, उनके खर्चे के कई हेड्स होते हैं और कई तरीके के डिपार्टमेंट्स होते हैं जहां अन्नाब एन नंबर ऑफ खर्चे लगते हैं। तो उनके लिए ये कॉस्ट शीट बनाना बहुत जरूरी है ताकि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स या डिफरेंट डिफरेंट जॉब या डिफरेंट डिफरेंट आदमी के लिए एक सेलिंग प्राइस कोट कर सके। आपने कई बार बोला होगा कोटेशन देना, या कहीं भी जाते हो बड़ा बड़ा धंधा करने या नॉर्मल भी आप जाते हो ना, आप सही बात बोलते कोटेशन दो। तो कोटेशन मतलब क्या होता है, वही तो है एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। वो तुमको पूरा नहीं दिखाएगा, तुमको सीधा फाइनली जो सेलिंग प्राइस आएगा वो कोट कर देगा, क्योंकि वो सब इंटरनल अफेयर्स है कंपनी का। और वो आपको कोटेशन दे देगा कि ये मेरा कोटेशन है, मेरे हिसाब से मैं इतना मैं आपको दे पाऊंगा, अब आप बताओ कि लेना है कि नहीं। तो आप दूसरा के पास भी जाते हो, तीसरा के पास भी जाते हो, जो लोअर होता है उससे आप ले लेते हो। तो इस तरीके से कॉस्ट शीट बनाया जाता है। भैया कॉस्ट शीट आप तो पढ़ा ही नहीं कैसे बनता है, क्या क्या हेड आता है, मेरे को पढ़ाना ही नहीं, वो बात का बात है। पहले ये तो समझो वाई कॉस्ट शीट। पहले बोलो मुद्दा क्लियर हुआ। भैया कुछ लिखा दीजिए, अरे रू कौन, लिख लेंगे। समझ में आया कॉस्ट शीट क्यों बनाते हैं। यानी ये भी एक एस्टिमेटेड स्टेटमेंट है, ये ऐसा नहीं है कि कॉस्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, बना लेंगे भैया, आप बना लेंगे, आप बोलते रहो, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। एवरीबडी फटाफट बताओ कितने कॉस्ट के एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या। मैंने आपको बताया था ना 3 कॉस्ट के एलिमेंट्स होते हैं, जल्दी जल्दी बताओ क्या क्या। 3 कॉस्ट एलिमेंट्स, बताओ क्या क्या एवरीबडी। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, जल्दी जल्दी बताओ। पहला, वेरी गुड एवरीबडी, लिखो।
मटीरियल सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट, क्योंकि जो भी खर्चा लगता है ना, सबसे ज्यादा पोर्शन इसी का होता है, लेबर। एंड लास्ट इज, वेरी गुड एवरीबडी, वेरी गुड एवरीबडी, डोंट राइट ओवरहेड्स, लास्ट इज एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस, ग्रेट ग्रेट। फिर मैंने आपको बोला था कि ये जनरली दो भाग में टूटता है, ये भी दो भाग में टूटता है और ये भी दो भाग में टूटता है। क्या क्या भैया? आपने बोला था इसका नाम एक हो सकता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। जितने भी डायरेक्ट और जितने भी इनडायरेक्ट, सब के सब का एक अलग नाम आया था। डायरेक्ट सब एक तरफ और इनडायरेक्ट सब एक तरफ। ऑल डायरेक्ट कॉस्ट आर कॉल्ड, बताइए क्या? प्राइम कॉस्ट। प्राइम मतलब क्या होता है? मेन, पहला जो शुरू में लगता है। उसके बाद क्या खर्चे लगते हैं? इनडायरेक्ट खर्चे लगते हैं, जिनको अपने क्या बुलाते हैं? ओवरहेड्स। जो डिपार्टमेंट वाइज वापस 3 भाग में डिवाइड हुआ था, अभी उस बारे में मैं नहीं जाऊंगा। पहले बोलो यहां तक क्लियर है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, लास्ट क्लास पढ़े थे और मैंने एक एग्जांपल दिया था शर्ट के थ्रू। ठीक है, चलिए आज क्योंकि मैं बर्गर पे ही दिमाग लगा रहा था, खाने का मन भी किया था, रात को मंगाया भी था 2 बजे, सोचते सोचते कि कल क्या एग्जांपल दूंगा, तो अब आपसे पूछता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। एक बर्गर फैक्ट्री, और पूरा लास्ट तक जाना, जब वो पूरा पैकिंग होके जाता है, मतलब एक पूरा सेक्शन समझना कि एक बर्गर स्टार्ट कैसे होता है और अल्टीमेटली एक कंज्यूमर जब उसको खाता है, जैसे मैं, तो उस दौरान क्या होता होगा। बर्गर तो सोच सकते हो, कम से कम सब खाए होंगे बर्गर। ठीक है, बर्गर बेस्ट एग्जांपल। फूड, फूड से अच्छा एग्जांपल नहीं है। शर्ट लास्ट दिन हो गया, इस बार बर्गर में चलते हैं। चलो फटाफट बताओ पहले तो मेरे को इसमें क्या क्या मटेरियल का खर्चा हो सकता है, जस्ट रैंडम एग्जांपल्स। कुछ कुछ एग्जांपल बताओ कि यार मटेरियल ये लगता होगा, ये सब लेबर का खर्चा लगता होगा और ये सब एक्सपेंसेस लगते होंगे, एकदम रैंडम। पहले मटेरियल का बताओ। चलो मटेरियल बर्गर को लेके थोड़ा बहुत बताओ ना, ऐसे ही दिमाग लगाओ, समझ में आएगा आपको। सब कुछ सोचना जब फाइनली एकदम वो बन के पैकिंग होके निकलता है, और मस्त आलू टिक्की वापस उसका खोलते हैं और खाना चालू करते हैं। मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग, भैया मत बोलिए। बन, वेजिटेबल, चीज, चीज तो मस्ट है, देखो भाई डबल चीज, मिनिमम डबल चीज चाहिए। ठीक है, मेयोनीज, बस भैया बस। स्पाइसेस, ओ माय गॉड, लड़की लोग बनाए होंगे। ग्रेट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, एग्जाम्पल लिखते चलो सब, मजा आ रहा होगा। सॉसेस, हाँ सॉसेस भैया इंपॉर्टेंट है, सॉस भैया ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने को 3 तरीके का चाहिए, मिंट मेयो, साउथ वेस्ट, रेड चिली, बारबेक्यू। ठीक ठीक, बस भैया बस। बटर, वाओ, काम आ रहा है, दिमाग काम आ रहा है। लड़का लोग सिर्फ खाने से मतलब है ना, अंदर क्या है कोई मतलब नहीं है, जब डाल दीजिए, जो डालेंगे खा लेंगे। सब वेजिटेरियन है यहाँ, कोई ने सब वेजिटेबल लिख रहा है, कोई हैम, चिकन, ये सब नहीं लिख रहा है। ठीक है ठीक है, आओ अब हम बताते हैं। आपने जितना एग्जाम्पल दिया ठीक, टमाटर एक लगता होगा या 2 पीसेस लगता होगा, सब ठीक। तेल में फ्राई होता है ना वो टिक्की जो होता है, अब वो कितना फ्राई कर रहा है वो तो पता नहीं, तो यानी तेल अगेन मटेरियल है, बट कितना लगेगा पता नहीं एक एक के लिए।
यानी डायरेक्ट नहीं है। डायरेक्ट क्या हो गया? हाँ भैया, दो तरफ दो वो बन लगता है। ऑलिव्स, देखो भाई क्या मजेदार बात बोला है, ऑलिव्स। दो तरफ से दो बन लगेगा, मतलब एक पूरा बन का सेट लगने वाला है अपने को। एक टिक्की लगेगा तो उसमें वेजिटेबल्स वेजिटेबल सब बनता होगा, वो सब फ्राई होता है। यानी देयर आर वेरियस डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल्स इन्वॉल्व। लेबर में भी वैसा होता होगा कई स्टाफ्स होंगे जिनको अपने प्रोडक्शन वाइज पैसा देते होंगे, यानी कहाँ, जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, और कई जो आउटलेट में बैठे हैं उनको क्या दे रहे हैं, बस कि तुम ऑर्डर लो, उनको पैसा दो। और वैसे ही क्या हो रहा होगा बताइए, कई लोग का एक्सपेंसेस लग रहा होगा, कैसा, भाड़ा, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वगैरह। मेरा आज मुद्दा यह था, सेकेंड क्लास में अपने एक बात पढ़े थे, जिधर अपने एलिमेंट वाइज नहीं, अपने बिहेवियर वाइज या नेचर वाइज कॉस्ट को तीन भाग में और तोड़े थे, जिसको अपने बोले थे वेरिएबल, फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल। और फिर सेमी वेरिएबल में भी अपने ध्यान है फिक्स्ड और वेरिएबल पोर्शन बाइफरकेट करना सीख गए थे। होपफुली यू ऑल रिमेंबर दिस क्लास ऑल्सो। ठीक है, बाबू का ऑलिव फेवरेट होगा, क्या मालूम। वेरिएबल, फिक्स, सेमी वेरिएबल और फिक्स्ड। एक बात पूछ रहा हूं, बताना, डायरेक्ट का मतलब क्या था लास्ट क्लास? डायरेक्ट का मतलब था विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। सारे डायरेक्ट का मतलब क्या हुआ? विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। तो इनडायरेक्ट का मतलब क्या हुआ? विच इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। वेरिएबल का मतलब क्या था मुन्ना? वेरिएबल का मतलब था भैया, जो हर बार यूनिट बढ़ने से कॉस्ट प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज करे, और फिक्स का मतलब था जो इंक्रीज ना करे। और सेमी वेरिएबल में अगर वापस से दो भाग में तोड़ दे तो वही मतलब आ जाएगा। मेरे को यह बात जानना है, जो बचपन का मिथ था, एज अ स्टूडेंट मेरा भी था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, पढ़ाने से पहले तक मेरा भी ये मिथ था, सीए फाइनल तक, जो आज मैं आपका खत्म कर दूंगा। क्या डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों हो सकता है? हाँ कि ना? सोचो कोई एग्जाम्पल से, मे बी शर्ट, मे बी दिस बर्गर, जिससे आप सोच सकते हो, सोचो। दोनों क्लास को मर्ज कर रहा हूं आज, फिर क्वेश्चन स्टार्ट कराऊंगा। पहले कंसेप्ट और डेवलप करो। कैन डायरेक्ट कॉस्ट कैन बी वेरिएबल या फिक्स्ड? कैन इनडायरेक्ट कॉस्ट कैन बी वेरिएबल और फिक्स्ड? इनडायरेक्ट कॉस्ट मतलब ओवरहेड्स ऑब्वियसली, एंड डायरेक्ट कॉस्ट मतलब प्राइम कॉस्ट। क्या डायरेक्ट कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट वेरिएबल नेचर का हो सकता है और फिक्स नेचर का हो सकता है? क्या इनडायरेक्ट कॉस्ट यानी ओवरहेड वेरिएबल नेचर और फिक्स्ड ओवरहेड फिक्स्ड कॉस्ट नेचर का हो सकता है? वरना मैं जब बचपन में पढ़ता था ना, मेरे को तो यही समझ में आता था, डायरेक्ट और वेरिएबल का तो बात एक ही है, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, जैसे यूनिट बढ़ेगा खर्चा बढ़ेगा। और इनडायरेक्ट का मतलब ये लगता था वो रिलेटेड नहीं है, वो सब फिक्स्ड होगा। बट आज बताओ, अब इतना कंसेप्चुअली दो क्लास अगर सुने हो और आज का क्लास भी समझ में आया एग्जाम्पल माथा में रखते हुए, क्या ये दोनों चीज दो भाग में डिवाइड हो सकता है? कैन डायरेक्ट कॉस्ट बी ऑफ वेरिएबल नेचर ऑफ फिक्स्ड नेचर, एंड कैन इनडायरेक्ट कॉस्ट बी ऑफ वेरिएबल नेचर एंड फिक्स्ड नेचर? सोच के देखो एवरीबॉडी, सोच के देखो। और मेरे को एक बार बताओ, थोड़ा दिमाग लगा के बताओ। पॉसिबल? प्रतीक ने भी कहा यस, निष्ठा ने कहा यस, किंजल ने कहा यस, कृतिका ने भी कहा यस, ऋतिक ने कहा यस। ओके 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 ओके, काफी कोई रिप्लाई कर रहे हैं। सोचो एवरीबॉडी। जवर जी बताइए। राजन यस। ओके
ग्रेट. कुसुम, यस. ग्रेट. सुनो मेरा बात, आप लोग हो बिल्कुल सही, और आपने एकदम सही समझा. जैसे एक एग्जांपल देता हूं, सिंपल सा एग्जांपल. आपने याद है शर्ट के फैक्ट्री में जो वो लेडीज लोग काम कर रही थी, उनको शर्ट वाइज पैसा नहीं दे रहे थे, उनको एक फिक्स्ड मंथली वाइज पैसा दे रहे थे. ध्यान आ रहा है आपको बात, कि भाई तू मेरे को काम कर 1 महीना, मैं तेरे को इतना पैसा दूंगा. हाँ, टारगेट देते थे कि इतना शर्ट बनाना है, बट ऐसा थोड़ी था एक शर्ट बनाने का इतना देंगे. अगर एक शर्ट बनाने का इतना देंगे, यानी जॉब वर्क टाइप देंगे कि तू एक शर्ट बनाएगा तो 20 रुपया तुमको दूंगा, तो वो वेरिएबल हो गया. बट वहीं लेबर फिक्स्ड भी हो सकता है, मंथली बेसिस पेमेंट, वीकली बेसिस पेमेंट, आवरली बेसिस पेमेंट. तो उसमें वो कितना प्रोडक्शन कर रहा है उससे लेना देना नहीं है, यानी नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से उसको पेमेंट नहीं जा रहा है. बट क्या वो डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन है? हाँ भैया, प्रोडक्शन से रिलेटेड पैसा है, क्योंकि जो प्रोड्यूस हो रहा है उसके लिए ही उसको पेमेंट किया जा रहा है. लेबर से सोचते हैं. तो अगर उस लेबर को अपने शर्ट वाइज पैसा दे कि यार इतना शर्ट बनाएगा तो इतना रुपया मिलेगा, 1 शर्ट का इतना, 2 शर्ट का इतना, 3 शर्ट का इतना, तो वो किस नेचर का हो गया? डायरेक्ट है और वेरिएबल नेचर का हो गया. बट वही उसको मंथली या आर्ली बेसिस पे पेमेंट करे तो वो कौन से नेचर का हो गया? फिक्स्ड नेचर का हो गया ना, कि 10,000 महीना देना, प्रोडक्शन से लेना देना नहीं है. मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोडक्शन से लेना देना नहीं है. इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन बट नॉट प्रोपोर्शनेट टू द नंबर ऑफ यूनिट्स. भैया इनडायरेक्ट में भी इसी को लेके बताइए, तो इसी को लेके बताइए. तो चलो सेल्स वाले डिपार्टमेंट में चलते हैं. जब अब बन गया फाइनली शर्ट, जो बेचने वाला डिपार्टमेंट होता है, शॉपर स्टॉप में जो इंप्लॉई खड़े रहते देखे होंगे आप, बोलते हैं ना आइए आइए परफ्यूम परफ्यूम परफ्यूम. तो वो लोग को एक एक यूनिट के हिसाब से बेचने पे अगर कमीशन मिले तो वो क्या हो गया? वेरिएबल, पर यूनिट से रिलेटेड. बट है क्या? इनडायरेक्ट कॉस्ट, नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन. डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? विच इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन. अब प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, ओवरहेड में आ गया. इट इज नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, सेल से रिलेटेड है. तो वो जो सेल से रिलेटेड है, सेल्स मैनेजर जो या फिर सेल्स का जो पर्सन होता है, जो डोर टू डोर सेल करने भी जाता है या शॉपर स्टॉप में खड़ा है, उसका सैलरी अगर पर यूनिट बेसिस हो, यानी तुम अगर इतना बेचेगा एक एक पे तेरे को 20%, 10%, 5% कमीशन मिलेगा, तो वेरिएबल हो गया. और अगर वहीं उसको भी क्या दे? फिक्स सैलरी, कि यार तुम बस खड़ा रहे, मेरा माल बेचना, तेरे को पर मंथ तेरे को 10,000 मिलेगा, तो वो क्या हो गया? फिक्स नेचर. पहले बोलो लेबर से क्लियर है? लेबर से क्लियर है? जनरली, अब सुनना, मैं एक वर्ड बोल रहा हूं, जनरली, नॉट ऑलवेज, जनरली डायरेक्ट कॉस्ट आर वेरिएबल कॉस्ट. जनरली मतलब ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि डायरेक्ट कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट है, जैसा मैंने अभी एग्जांपल दिया, जो जनरली लेबर के केस में होता है. जनरली लेबर के केस में होता है. पहले बोलो आपको मेरा बात समझ में आया? भैया मटेरियल के केस में भी ऐसा हो सकता है. भैया मटेरियल के केस में भी ऐसा हो सकता है, वेरी लेस चांसेस. इसीलिए ध्यान रखो, आपने जब भी मटेरियल लिखते हो ना ऊपर, मटेरियल हमेशा डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल नेचर का ही होता है जनरली. इसीलिए मैंने जनरली वर्ड डाला, क्योंकि सारे प्राइम कॉस्ट वेरिएबल नेचर के वो जरूरी नहीं है. मटेरियल ऑन द अदर हैंड वेरिएबल नेचर का ही होता है. लेबर के वजह से वहां फिक्स्ड नेचर आ जाता है. जैसे किंजल ने पूछा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कैन बी फिक्स्ड, उसका कोई एग्जाम्पल है? नॉट एज सच किंजल, नॉट एज सच. अगर वो वैसा हो जाएगा तो जनरली वो इनडायरेक्ट ही होता है. प्रोडक्शन में लगने वाला डायरेक्ट कॉस्ट, प्रोडक्शन के टाइम लगने वाला डायरेक्ट मटेरियल आपके लिए क्या हो जाता है? वेरिएबल नेचर का ही जनरली माना जाता है. वो इनडायरेक्ट हो जाएगा अगर वो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है. अब आप मेरे को पूछेंगे भैया भैया 1 मिनट रुकिए, आपने कहा था वो ऑयल जो प्रोडक्शन के समय लगता है. अरे वो प्रोडक्शन के समय लगे, बट वो और भी समय तो लग सकता है, मतलब उसका और भी यूजेस है, कहीं भी लग सकता है. डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं है ना, वो तो मशीन से रिलेटेड है.
प्रोडक्शन से रिलेटेड आप मेरा बात समझे, जो शर्ट बनाने में काम आ रहा, उसके और भी कई यूजेस हो सकते हैं, बट सिर्फ शर्ट बनाने के जो काम आ रहे, बटन जो मैंने आपको बोला था, जो शर्ट पे दिखेंगे तुमको, फाइनली जब प्रोडक्ट बन के निकलेगा तो ये शर्ट है। अब इसमें जो चीज यूज हुआ है, फैब्रिक, बोलो क्लियर है भैया? एक और बार बोल दीजिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। बहुत टेक्निकल था आज का क्लास, बिल्कुल 2 क्लास इजी था, आज का क्लास थोड़ा टेक्निकल हो गया। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला कि एलिमेंट ऑफ कॉस्ट 3 तरीके के होते हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। ये दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इस पे तो कोई डाउट नहीं था भैया हम लोग को पहले क्लास में, एकदम सही समझ में आया था, सारा एग्जाम्पल एकदम माथा में गया था। अब आप वापस से बोले चलो डायरेक्ट को वापस से एक जगह कर दो और इनडायरेक्ट को वापस से एक जगह कर दो, तो आपने कहा ऑल डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट को आप प्राइम कॉस्ट भी बोलते हो और ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट को आप ओवरहेड्स भी बोलते हो, ठीक है भैया? आपने कहा इसका नेचर जनरली वेरिएबल होता है बट फिक्स्ड भी हो सकता है। एक्सपेंसेस में सेम ऋतिक, अगर रॉयल्टी तुम दे रहे हो, अगर तुम पर यूनिट वाइज दे रहे हो उसको कि यार 20% हर शर्ट बेचने का, तो वो बात, बट आप उसको सिंपली बोल दिया मेरे को रॉयल्टी इनकम चाहिए महीने का ₹1,00,000। अब तुम कितना भी मेरे नाम से तिवाड़ी का समोसा बेच या ना बेच, मैंने तेरे को अपना नाम लैंड किया है तिवाड़ी का समोसा बोल के कि तुम तिवाड़ी लगा सकता है अपने गेट के बाहर और समोसा बेच मजे से, और मेरे को ₹1,00,000 महीने का रॉयल्टी दे देना, तो फिक्स नेचर का हो गया ना? तो आपको ये बात समझ में आया? इनडायरेक्ट ओवरहेड क्या हुआ बताइए? ये भी हो सकता है वेरिएबल और जनरली डायरेक्ट या प्राइम कॉस्ट आर वेरिएबल कॉस्ट, बट इट इज नॉट कंपल्सन, इसीलिए मैंने ये बात किया। और इसका रेयर एग्जांपल्स है, जैसे मैंने अभी आपको दिया, जैसे मैंने बोला था ना डायरेक्ट एक्सपेंसेस का बहुत रेयर एग्जांपल होता है, वैसे ही डायरेक्ट फिक्स्ड कॉस्ट का बहुत कम एग्जांपल होता है। तो ये मत कभी सोचिएगा कि डायरेक्ट है तो वेरिएबल है या इनडायरेक्ट है तो फिक्स्ड है। तो एक मिथ तो पहले दिमाग से निकाल दो जो बचपन से था या नहीं था पता नहीं। अब एक काम करते हैं, सारी बातें जो आज तक पढ़े ये 2.5 क्लास में, उनको एक बार नोट डाउन करते हैं। एवरीबडी नोट डाउन बेसिक्स, बेसिक्स बोल के नोट डाउन फटाफट, सारी बातें लिखवा रहा हूं, फटाफट नोट डाउन। जितना भी बात कल से या परसों से जो भी आप क्लास सुन रहे हैं, आज तक जो सुना उसके बारे में लिखो, कॉपी खोलो, नोट डाउन करो, पेज नंबर 1 में बेसिक्स। भैया आप जो बोलते हैं हम लोग साथ साथ में लिख सकते हैं, लिखो ना, मेरे क्या जाता है। बेसिक्स रेडी एवरीबॉडी? अपने बेसिक्स में 2 चीज पढ़ेंगे मेनली। पहला पढ़ेंगे कॉस्ट एलिमेंट्स, ये किए थे याद आ रहा है, और दूसरा पढ़े थे कॉस्ट बिहेवियर। कॉस्ट एलिमेंट्स और कॉस्ट बिहेवियर, प्लीज नोट इट डाउन। मैं हमने नोट कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं लिखवा देता हूं एक बार, क्योंकि सब बोल रहे थे भैया एक बार बता तो दो क्या होता है। ठीक है ठीक है, ये 3 भाग और ये भी 3 भाग। इधर अगर आए तो पहला आता है मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, और अगर इधर आए तो वेरिएबल, फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल। इसका सब हेड्स था क्या क्या भैया? 2-2, सबका सब हेड्स था 2-2, क्या क्या? डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और इसका भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट। जिसमें अपने बोले थे अगेन कि सारे डायरेक्ट कॉस्ट, सारे डायरेक्ट कॉस्ट
वो क्या बुलाते हैं अपने प्राइम कॉस्ट, यानी कि डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। और सारे इनडायरेक्ट खर्चों को वी कॉल ओवरहेड्स, इनडायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, या फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट, मतलब नॉट नेसेसरी रिलेटेड या इरिलेटेड टू प्रोडक्शन, वो सेल से रिलेटेड भी हो सकते हैं। जो प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड है वो इधर आएंगे और अदर्स सारे इधर आ जाएंगे ओवरहेड्स में, सब फेंक देना बाकी का ओवरहेड्स में। फिर मैंने आपको बोला कि ये दोनों कंबाइन हो सकता है, यानी प्राइम कॉस्ट आर जनरली वेरिएबल कॉस्ट, लिख सकते हैं आप ये लाइन, प्राइम कॉस्ट आर जनरली वेरिएबल कॉस्ट बट इट कैन बी फिक्स्ड इन नेचर ऑल्सो। एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको क्या दिया था, सैलरी ऑफ वर्कर इन अ फैक्ट्री कैन बी ऑन मंथली बेसिस, ईयरली बेसिस, वीकली बेसिस, आवरली बेसिस एक्सेट्रा। सैलरी ऑफ या वेजेस ऑफ क्या बोला, वर्कर्स इन अ फैक्ट्री कैन बी ऑफ वीकली बेसिस, मंथली बेसिस, ईयरली बेसिस, आवरली बेसिस एक्सेट्रा। Similarly, overheads can be of variable as well as fixed nature. वेरिएबल का क्या मतलब बताया था पहला क्लास में, बताओगे? वेरिएबल के लिए क्या पॉइंट काम का था, याद है भैया? वेरिएबल का डेफिनेशन एक ही था कि इट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन प्रोडक्शन and that too proportionately. It increases with increase in production, that too proportionately. मतलब variable cost per unit is constant, variable cost per unit is constant। जिसने सेकंड क्लास ठीक से देखा है ये टॉपिक तो एकदम मजे से भी गया होगा दिमाग में। फिक्स कॉस्ट के लिए क्या बोला था बताइए? इट रिमेन्स कांस्टेंट विथ इंक्रीज इन प्रोडक्शन, इट रिमेन कांस्टेंट विथ इंक्रीज इन प्रोडक्शन, और पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीजेस, पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीजेस। लिख सकते हैं आप दोनों बात। सेमी वेरिएबल में मैंने बोला था इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन यूनिट्स बट नॉट प्रपोर्शनेटली। बट नॉट प्रपोर्शनेटली, यानी सेमी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी अल्टीमेटली धीरे धीरे गिरता है क्योंकि उसमें कुछ फिक्स्ड नेचर का पोर्शन। इसीलिए इसको वापस कितने भाग में डिवाइड किए? दो पार्ट, यानी क्या क्या बोले थे उसको अगेन? हाउ टू बाइफरकेट सेमी वेरिएबल इनटू वेरिएबल एंड फिक्स्ड पोर्शन। याद आ रहा है आपको? कैसे निकाले थे बताइए? स्टेप वन, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल्स टू चेंज इन टीसी बाय चेंज इन क्वांटिटी। याद आ रहा होगा आपको? चेंज इन टीसी बाय चेंज इन क्वांटिटी। मैंने पूरा प्रूफ किया था लास्ट क्लास, याद होगा आपको, पूरा इक्वेशन से ये कैसे आया था फॉर्मूला, जो आपने बचपन में भी सीखा है। चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय चेंज इन क्वांटिटी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। और फिर फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकलता है भैया? टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। एक छोटा सा सम्स देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं, ठीक है?
एक छोटा सा सम्स, देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं। रेडी एवरीबॉडी? मैंने एक एग्जाम्पल इकट्ठा करके रखा है जो आपको करवाऊंगा अभी। ये एकदम सिंपल एग्जांपल, ये सीएस का किताब से मैंने इकट्ठा किया है, सीए के नहीं, थोड़ा इजी के लिए। सीएस का थोड़ा इजी होता है इसीलिए। पहला दिन, एपेक्स कंपनी कुछ उतारने का दरकार नहीं है, सिर्फ सुनना। एपेक्स कंपनी कैन प्रोड्यूस 4000 यूनिट्स ऑफ अ सर्टेन प्रोडक्ट एट 100% कैपेसिटी। क्या बोलना चाह रहा है कि अगर हम फुल काम करें दिन भर, 100% कैपेसिटी मतलब फुल काम करें दिन भर, तो मैं 4000 यूनिट्स बना सकता हूं। ठीक है, कुछ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दिया आपको कि अप्रैल में 2500 यूनिट बना, सॉरी 2500 नहीं, 2800 यूनिट बना, और मई में 3600 यूनिट बना। ठीक है, पावर का खर्चा दिया है 2800 यूनिट के लिए टोटल खर्चा लगा 1800, 3600 यूनिट के लिए 2000। मेरे को आपको सिर्फ ये बताना है ये वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट है कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। क्या ये जज करना सिखवाया था, हाउ टू जज वेदर अ कॉस्ट इज वेरिएबल, फिक्स्ड या सेमी वेरिएबल, कैसे जज करते हो? या पहले देखिए सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो फिक्स्ड है, अगर सेम नहीं है तो पर यूनिट कॉस्ट निकालिए। पर यूनिट कॉस्ट सेम है तो वेरिएबल है, और अगर पर यूनिट कॉस्ट सेम नहीं है तो सेमी वेरिएबल है। याद आ रहा है ये बात? लिख सकते हैं ये भी स्टेप्स, और फटाफट बताइए पावर खर्चा क्या। कैलकुलेटर हाथ में रखिएगा, फटाफट निकालिएगा। पहला बात, मेरे को ये सेम नहीं दिख रहा है, 2800 के लिए 1800 है, 3600 के लिए 2000 है, यानी फिक्स तो नहीं है। अब या तो वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है। तो पर यूनिट कॉस्ट निकालो, तो 1800 डिवाइडेड बाई 2800, कैलकुलेटर ले लो, 1800 डिवाइडेड बाई 2800, पर यूनिट कॉस्ट आया 0.642857 टाइप्स। और अगला वाला करो तो 2000 डिवाइडेड बाई 3600, तो आया 0.55555, यानी ये वेरिएबल भी नहीं है, दिस इज अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। पहले सिर्फ आप इतना जज करो, सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितना है। डन, वेरी गुड। कृतिका ने कहा सेमी वेरिएबल है भैया, अनंत ने भी कहा सेमी वेरिएबल है, ग्रेट। तो कृतिका, आनंद एंड अदर्स, क्या आप मेरे को बता सकते हो कि इस सेमी वेरिएबल कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है और फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? देखते हैं कौन सबसे पहले जवाब देता है। पावर से रिलेटेड, पावर से रिलेटेड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना है। ये क्लास मैंने करवा दिया था, कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं भी देखा है अब समझ लो कैसे करना। जैसे पायल ने बोला था शायद सेकंड क्लास नहीं किया, रेस्ट ऑल ने कर लिया। पायल आपको भी समझ में आएगा, सोचो पहले। 50 मिनट का सेकंड क्लास था पायल, प्लीज देख लीजिएगा। कॉन्ग्रेचुलेशन, 1 घंटा से ऊपर हो गया आप लोगों को पढ़ते हुए। होपफुली मजा आ रहा हो, फटाफट बताइए, दिस इज टोटली इंटरेस्टिंग।
निष्ठा 0.25 और 1100, प्रतीक 0.25 1100, आदित्य 0.25 1100, किंजल 0.25, चलते चलो चलते चलो चलते चलो चलते चलो। भैया हम लोग का काफी कैडबरी वैडबरी भी ड्यू है फाउंडेशन से, क्या अभी इंटर में मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, लाइव आ जाओ, सब मिलेगा। ऋतिक भी 0.25, कृतिका भी 0.25 1100। कृतिका बोल रही है ऐसे करके, कुछ सोच रही है, शायद सही हूं। ठीक, वेरी सिंपल, एक और बार दिखा रहा हूं और पायल तुम यहां से समझो। पहले चेंज इन टोटल कॉस्ट निकालो। चेंज इन टोटल कॉस्ट कितना है? 200 रुपया का 2000 और 1800 में। और व्हाट इज चेंज इन टोटल यूनिट्स बताओ, व्हाट इज चेंज इन टोटल यूनिट्स बताओ? 800। तो 200 बाई 800 यानी कितना हो गया? 0.25। 0.25 इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, समझ में आ गया? अब कोई भी एक यूनिट ले लो, सपोज 2800, तो 2800 इंटू 0.25 कितना आया? 700 रुपया। 2800 इंटू 0.25 कितना आया? 700 रुपया। तो टोटल था 1800, जिसमें से 700 अगर वेरिएबल कॉस्ट है तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना हो गया? 1800 माइनस 700 यानी 1100। सेम काम आप 3600 भी कर सकते हैं, उससे भी सेम आंसर आएगा 1100। यानी वेरिएबल पोर्शन कितना हुआ? 0.25 करके, फिक्स्ड पोर्शन कितना हुआ? 1100 करके। यानी जब भी इस टाइप का सवाल आता है तो पहला चीज क्या आप देखना है कि ये वेरिएबल है, फिक्स्ड है, सेमी वेरिएबल। जब पता चल गया क्या है तो फिर निकालना पड़ता है कि उसका पर यूनिट कॉस्ट, और उसमें फिक्स्ड है तो फिक्स्ड कॉस्ट, या सेमी वेरिएबल है तो पर यूनिट और फिक्स्ड कॉस्ट कितना है। थर्ड काम जो मैं भी पूछूंगा, थर्ड काम जो अभी मैं पूछूंगा, ध्यान से सुनना। अगर 2800 और 3600 का खर्चा पता है, क्या कोई मेरे को पावर के लिए 4000 यूनिट अगर बनाए, कितना यूनिट बनाए? अगर 4000 यूनिट बनाए, वही तो था 100% कैपेसिटी, 4000 यूनिट अगर बनाए तो कितना खर्चा लगेगा? जल्दी से बताओ। 2800 के लिए 1800, 3600 के लिए 2000, 4000 के लिए कितना खर्चा लगेगा? जल्दी से बताओ। पावर का खर्चा 4000 के लिए। ये थर्ड स्टेप, पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेचर। सेकेंड स्टेप, जब वो हो जाए तो उसका क्या कॉस्टिंग है पर यूनिट या टोटल बेसिस, और नए यूनिट के लिए कैसे खर्चा निकलेगा। क्या बात है। किंजल 2060, निष्ठा 2100, आदित्य 2100, कृतिका 2100, किंजल सॉरी 2100, ठीक है। श्वेतम 2100, ग्रेट। एवरीबडी ट्राई। भैया ये 2100 आया कैसे? ऋतिक भी बोला 2100। 2100 लाने का बेस्ट इजी तरीका 4000 इंटू 0.25, वेरिएबल खर्चा आ जाएगा 4000 यूनिट इंटू 0.25, 1000, और फिक्स कॉस्ट तो 1100 ही, तो 1000 प्लस 1100 2100। क्या पावर से रिलेटेड बात समझ में आया? 3 काम करवाया, नेचर डिटरमाइन करना, फिर उस हिसाब से कॉस्टिंग निकालना, और फिर नए यूनिट के लिए कॉस्टिंग निकालना। क्लियर है? 2100 कैसे आया एवरीबॉडी? इजी स्टफ। कैसे निकाले भैया 2100? 4000 इंटू 0.25, वेरिएबल खर्चा आ गया 1000 रुपया, और फिक्स कॉस्ट 1100, तो 2100।
रिपेयर एंड मेंटेनेंस जज करो क्या है और मेरे को बताओ, वेरिएबल, फिक्स्ड की सेमी वेरिएबल। जल्दी जल्दी, अब थोड़ा फास्ट, अब थोड़ा फास्ट एवरीबॉडी, थोड़ा फास्ट चलो। रिपेयर एंड मेंटेनेंस जल्दी जल्दी बताओ। 3 स्टेप करेंगे अपने, क्या क्या भैया? पहले जज करेंगे, फिर उसका कॉस्ट निकालेंगे और फिर 4000 के लिए खर्चा निकालेंगे। 4000 के लिए खर्चा जैसे 2100 है, रिपेयर मेंटेनेंस, रिपेयर मेंटेनेंस भी सेमी वेरिएबल है, तो लग जाओ काम पे। पहले इसका दोनों भाग निकालो और फिक्स्ड कॉस्ट। पायल, तुमने क्लास नहीं किया फिर भी समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? पायल ट्राई करो, सेकेंड क्लास नहीं किया था फिर भी देखो, अब करते करते समझ में आ जाएगा, और जब अब सेकेंड क्लास करोगे एकदम स्मूथली समझ में आएगा। एवरीबॉडी ट्राई। अच्छा लगता है ना ये सब बच्चा बच्चा वाला एग्जाम्पल, चुन्नू मुन्नू। ये तो क्या ही है भैया बाबू, आगे बहुत बहुत ट्रिकी चीज है। 0.075 और 290, और यहां 4000 के लिए बोल रहा है 590। देखो सब कोई मैच कर रहा है आप लोग का ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस का बात। सबसे पहले आंसर आया निष्ठा का, सब चीज लेते हुए कि 0.075, 290 और 4000 के लिए टोटल कॉस्ट 590। प्लीज एवरीबॉडी मिलाओ। वेरी गुड पायल, वेरी गुड, ग्रेट कृतिका, आदित्य वेरी गुड, किंजल वेरी गुड। जल्दी जल्दी बताओ। अरे लड़का लोग कहाँ हो? सिर्फ आदित्य जवाब दे रहा है। ऋतिक कहाँ हो? और राजन जी आपका तो बिजनेस चल रहा है, कहाँ हो राजन? आनंद, अनंत वेरी गुड अनंत। इट इज इन यूट्यूब श्वेतम, श्वेतम फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास इज इन यूट्यूब, और मैंने लिंक टेलीग्राम चैनल में डाला है, आप वो देख सकते हैं। आपका जो स्टे हेड वाला टेलीग्राम चैनल है उसमें डाला हुआ है। हाँ टेलीग्राम में एक्टिव रहना एवरीबॉडी, क्योंकि आपसे व्हाट्सएप खुलता है, इंस्टाग्राम खुलता है, स्नैपचैट खुलता है, फेसबुक खुलता है, यूट्यूब खुलता है, वगैरह वगैरह, होई चोई खोलते होंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट तुम लोग ये नहीं खोलता। पक्का से आपको टेलीग्राम में एक्टिव रहना है, फिर मत बोलना देखे नहीं भैया मैसेज। कल एफएम का क्लास है पहला, और फिर वापस रूटीन आपको मालूम है कैसे है, नहीं तो आपको ग्रुप में इंटीमेट किया जाएगा। लाइव क्लास मिस होता है कोई बात नहीं, बैकअप एनी टाइम अवेलेबल। राजन का भी आंसर आ गया, ग्रेट। तो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, सबका आंसर है। किसी को डाउट रिपेयर मेंटेनेंस में तो हाथ ऊपर, किसी को डाउट रिपेयर मेंटेनेंस में तो हाथ ऊपर। भैया एक और बार करवा दीजिए रिपेयर मेंटेनेंस, फिर नहीं पूछेंगे। एनीबडी? नो वन? ग्रेट। आओ नेक्स्ट खर्चा, मैं एक एक करके ही दिखाऊंगा, नहीं तो तुम लोग क्या ना बहुत होशियार है, आगे का भी बना लेगा। लो, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर
ये कौन सा खर्चा है? देखो, इनडायरेक्ट लेबर 700 लगा है और 900 लगा है, 2800 और 3600 के लिए इनडायरेक्ट लेबर। बताओ बताओ बताओ। सेम नहीं है तो फिक्स्ड नहीं है। अब पर यूनिट निकालो। अच्छा, ये प्योर वेरिएबल नेचर का है बोल रहा है, प्योर वेरिएबल नेचर का है। इनडायरेक्ट लेबर इज प्योर वेरिएबल नेचर। कैसे जज किया भैया? भैया हमने पर यूनिट कॉस्ट निकाला और दोनों का सेम आया। हमने पर यूनिट कॉस्ट निकाला और दोनों का सेम आया, बिकॉज दी पर यूनिट कॉस्ट दैट इज वेरिएबल कॉस्ट हो गया ये, तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट इज 0.25। इसमें कोई फिक्स्ड पोर्शन नहीं है, दिस इज प्योर वेरिएबल कॉस्ट। तो कोई मेरे को बोलेगा 4000 यूनिट वाले का खर्चा, 4000 यूनिट वाले का खर्चा कैसे निकालोगे आप? अरे जब पता ही है ये वेरिएबल है और 0.25 करके पर यूनिट लगना है, तो 4000 के लिए खर्चा कितना? 4000 के लिए खर्चा कितना? सेमी वेरिएबल सबसे टफ था जो अब आप लोग सीख लिए, ये सब तो चीनी मिन्नी है। फटाफट बताओ 4000 यूनिट के लिए खर्चा कितना? ओके, किंजल 1000, आदित्य 1000, निष्ठा 1000, अनंत 1000, कृतिका 1000। ग्रेट। बिल्कुल सही, 1000। ऋतिक भी 1000। कैसे निकाले भैया? 0.25 इंटू 4000, बस और कुछ होगा ही नहीं, 1000। चलो 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 नेक्स्ट, कंज्यूमेबल स्टोर्स। भैया व्हाट्स इन द नेम, करेक्ट, आपको नाम से लेना देना नहीं है अभी। ये सब खर्चा क्या है, कंज्यूमेबल स्टोर्स क्या होता है पता नहीं, नहीं बताऊंगा अभी। अभी आपको ये सब से मतलब नहीं है, आप लोग को सिर्फ इससे मतलब है इनका बिहेवियर से, इनका नाम से, इनका एलिमेंट से आपको लेना देना नहीं है। मैं अभी बिहेवियर वाइज जा रहा हूं। भैया व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमेबल स्टोर्स नहीं बताऊंगा, कॉस्ट शीट जब करेंगे तब बताऊंगा। बट उससे पहले आपको ये जज करना आना चाहिए वेरिएबल फिक्स्ड की सेमी वेरिएबल। कंज्यूमेबल स्टोर्स 1400 लगा है 2800 के लिए, 1800 लगा है 3600 के लिए। वाह क्या बात है, सब बोल रहे हैं ये भी वेरिएबल है और इसका खर्चा आया वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 0.5। तो 1000 यूनिट की मतलब सॉरी 4000 यूनिट के लिए आंसर हो गया 2000। 4000 के लिए आंसर हो गया 2000, करेक्ट। ग्रेट। नेक्स्ट, सैलरीज। सैलरीज 2800 के लिए 1000, 3600 के लिए भी 1000। हे भगवान, भैया जान लोगे क्या? जानते हैं हम लोग, बताओ तो। दिस इज प्योर फिक्स्ड, इसमें कोई वेरिएबल पार्ट नहीं है। तो 4000 के लिए भी
कितना लगेगा, 4000 के लिए भी कितना लगेगा, 1000। भैया नीचे दिख रहा है, थोड़ा ऊपर कर दीजिए ना, जानबूझ के नहीं कर रहा हूं, तुम लोग फिर वो नीचे वाला सारा पहले कर लेगा। चलो अब दिखा देता हूं, बताओ। इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन बोल के कुछ खर्चा है, इंस्पेक्शन बोल के कुछ खर्चा है, जिधर बोल रहा है 200 रुपया लगा और 240 रुपया लगा 2800 और 3600 के लिए, तो बताओ इंस्पेक्शन का खर्चा क्या है। इंस्पेक्शन का खर्चा बताओ एवरीवन। क्या हो गया, रिप्लाई करो इंस्पेक्शन का खर्चा के लिए। ₹200 लगा 2800 के लिए और 2000, ओ रिप्लाई आए हुए हैं, सेमी वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, सेमी वेरिएबल। और चलो बाइफरकेट करो इंस्पेक्शन का खर्चा। तो इसका आएगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। लोग बोल रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बहुत कम है भैया, 0.05 and fixed cost is 60. So the cost for 4000 units is, the cost for 4000 unit is 260. Great, great. सबसे टफ लास्ट वाला डेप्रीसिएशन, नहीं कर पाओगे, डेप्रीसिएशन नहीं कर पाओगे। अरे भैया मजाक कर रहे हो क्या, जल्दी बताओ। डेप्रीसिएशन टोटली फिक्स्ड, ग्रेट। तो ये हो गया पूरा का पूरा फिक्स्ड कॉस्ट, यानी इधर भी 1400। क्या 4000 के लिए सारे खर्चे का काम हो गया जो ऊपर दिया हुआ है अभी तक? हाँ। अब नीचे और भी डाटा है, पढ़ते हैं, लास्ट लाइन एक डाटा और है, देखते हैं यहां सब पढ़ पाते हैं कि नहीं, आराम से पढ़ना। बोले डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट इज 1 रुपी, है कि नहीं, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट इज 1 रुपी, डायरेक्ट मटेरियल है 1 रुपी करके है। तो अगर पर यूनिट कॉस्ट दिया है तो बताइए डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कौन से नेचर का हुआ, कुछ और नहीं बोला तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कौन से नेचर का हुआ? ऊपर नहीं देके नीचे इसको दे दिया नोट में कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इज 1 रुपी, और कुछ नहीं बोला, तो ये कौन सा खर्चा है? वेरिएबल। वेरी वेरी गुड एवरीबॉडी, ये भी वेरिएबल है क्योंकि पर यूनिट खर्चा दिया है और वो सेम दिख रहा है 1 रुपया, बोला नहीं कितने यूनिट के लिए कितना और बढ़ रहा है गिर रहा है, तो यानी कि ये सेम है फॉर एवरी यूनिट पर यूनिट कॉस्ट, तो ये वेरिएबल है। तो अगर मैं यहां पे अगर आपको बोलता कि यार
डायरेक्ट मटेरियल यहां लिखा हुआ होता तो 2800 के लिए 1 रुपया करके 2800 खर्चा होता, 3600 के लिए 3600 होता, यानी 4000 के लिए 4000 होगा डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा। मानते हो कि नहीं मानते हो? 1 रुपया करके है तो 2800 यूनिट के लिए 2800 रुपया, 3600 यूनिट के लिए 3600 रुपया और 4000 यूनिट के लिए 4000 रुपया। डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा भी तो लिखना होगा। ऊपर नहीं था, नीचे नोट में दे दिया, तो मैंने ऐसी एक लाइन, आप लास्ट में लिखो पहले लिखो, कोई मतलब नहीं, मैं अभी लिखने बोल ही नहीं रहा हूं, सिर्फ जज करने बोल रहा हूं। ये एग्जाम्पल ऐसे बहुत सारे मैं आगे करवाऊंगा, अभी सिर्फ दिमाग में रखो, ठीक है। एक और है, एक और है, डायरेक्ट वेजेस पर आवर इज 4, आराम से, डायरेक्ट वेजेस पर आवर इज 4, यानी हर घंटे का 4 रुपया है। भैया घंटा तो कहीं ऊपर था नहीं, नीचे देखो तुम्हारा घंटी बजेगा। रेट ऑफ प्रोडक्शन पर आवर इज 10 यूनिट्स। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? थोड़ा इंग्लिश और थोड़ा बेसिक फाउंडेशन पढ़े हुए हो तो बताओ इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि भैया 1 घंटे में 10 यूनिट बनता है, 1 घंटे में 10 यूनिट बनता है, और 1-1 घंटे का मैं लेबर को 4 रुपया देता हूं। तो मेरे को बताओ फटाफट यहां पे डायरेक्ट वेजेस कितना आएगा? हर घंटे में अगर सेम बन रहा है तो अगेन ये वेरिएबल नेचर का हो गया। अदरवाइज हो सकता था अगर अलग अलग घंटे में अलग अलग बन रहा हो तो सेमी वेरिएबल नेचर होता, तो घंटे से मतलब होता आपको। तो आप फटाफट मेरे को बताओ कैसे निकलेगा आंसर। यानी 1 घंटे में अगर 10 यूनिट बनता है तो पहले मेरे को बताओ 2800 यूनिट बनाने में कितना टाइम लगेगा? 2800 यूनिट बनाने में कितना टाइम लगा होगा? बोल रहा है 1 घंटे में 10 यूनिट, यानी कि कितने घंटे में 2800 यूनिट बन गया? 280 घंटे में, आवर्स में, क्योंकि 1-1 घंटे में मैं 10 यूनिट बना रहा हूं तो 280 घंटे में मैं बना दूंगा 2800। सिमिलरली 3600 बनाने के लिए कितना लगा होगा? 360 आवर्स, और 4000 बनाने के लिए कितना लगा होगा? 400 आवर्स। इतना बात समझ में आया आपको? और 1-1 घंटे का हिसाब है, ठीक है। तो फटाफट बताओ 280 इंटू 4 रुपया करके, घंटे में 4 रुपया के हिसाब से पेमेंट है, तो 280 इंटू 4 रुपया करके 1120, 1440, और लास्ट वाले का कितना आया? 1600। हाँ, इनडायरेक्टली ये अगेन वेरिएबल कॉस्ट ही तो हुआ, क्योंकि देखो जब आप 1120 डिवाइडेड बाई 2800 करोगे तो 0.4 आएगा, और जब आप 1440 डिवाइडेड बाई 3600 करोगे तो भी 0.4 आएगा, ठीक है ना। तो यूनिट वाइज भी ये वेरिएबल इन नेचर का हो गया ना। क्योंकि 1-1 घंटे में बराबर ही प्रोडक्शन हो रहा है हमेशा, ठीक। ओके, तो देखो नीचे क्वेश्चन वैसे क्या मांगा था, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। बोल रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताओ 100% पे, लो निकाल दिए, इस सब का टोटल कर देना। अच्छा 80% पे भी बताओ। अच्छा 1 मिनट, 80% कैपेसिटी पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है। पहले मेरे को एक बात बताओ, 100% पे कितना यूनिट्स बन रहा है? 4000। तो 80% पे कितना यूनिट्स बनेगा, और 60% पे कितना यूनिट्स बनेगा? जल्दी जल्दी बताओ। 80% पे कितना यूनिट्स बनेगा और 60% पे कितना यूनिट्स बनेगा? 80% पे कितना यूनिट्स बनेगा और 60% पे कितना यूनिट्स बनेगा? अस्सी % पे कितना यूनिट्स बनाओगे? $3200 यूनिट्स, और 60% पे 2400 यूनिट्स।
कैसे निकाले भैया? अगर 100 पे 4000 तो 80 पे कितना, यूनिटरी मेथड तो आता ही है, इंटू 80% करना है सिंपली। ग्रेट। अपने क्या ये सारा काम कर चुके हैं कि ये खर्चा क्या है और कैसे था, और 4000 पे तो ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं, और 4000 का टोटल भी आप करके बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अब मैं पूरा डेटा शीट मिटा रहा हूं जो भी काम किया, और समय देता हूं टोटल का टोटल 8 मिनट। आपको 80% और 60% पे, यानी कि मेरे को 3200 यूनिट्स और 2400 यूनिट्स के हिसाब से 4000 वाला कर लिए, क्या क्या खर्चा आएगा यहां। चलो दो और ऐड कर देता हूं ताकि आप मिस ना करो, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। एक ये, दो ये, तीन ये, चार ये, 5 6 7 8 9 खर्चा है टोटल। तो ये 9 खर्चे, तो ये 9 खर्चे कितना लगेंगे? 32 पे टोटल और 2400 पे टोटल। इसका टोटल, इसका टोटल और इसका टोटल कर चुके हैं, ये अपने कर लिए ऑलरेडी। अब मेरे को कितना का चाहिए? 3200 और 2400 पे 9 खर्चा का टोटल चाहिए। देखते हैं कौन सबसे पहले निकालता है। डेटा आपके आगे मैंने पूरा रख दिया, मैं हट जाता हूं, आपको सिर्फ डेटा दिखा देता हूं, ठीक है? हाँ भैया, गायब हो जाइए आप।
लो मैं वापस आ गया। प्लीज बताओ बना रहे हो, कर रहे हो ना? भाई आप चले जाइए ना, दिख नहीं रहा है, सॉरी। वेलकम। काफी लोग ने रिप्लाई किया डन, और आंसर आया हुआ पड़ा है। सबका आंसर सेम है जितने लोग ने आंसर किया है। 3200 यूनिट्स के लिए आंसर आया आप लोग का टोटल कॉस्ट 11930, और 2400 के लिए आया 9910। निष्ठा, किंजल, आदित्य, ऋतिक, श्वेतम, कृतिका, इतने लोग ने आंसर किया है अभी तक। बाकी लोग ट्राई कर रहे हो? निष्ठा, क्या तुमने प्रॉपर वे में लिखा है सारा खर्चा, एक एक करके 9 का 9 और बगल में खर्चा लिखा था? किसी ने प्रॉपरली किया है सारा काम? एनीबडी? निष्ठा का सबसे पहला आंसर था इसलिए उससे पूछा। एनीबडी एल्स जिसने पूरा प्रॉपरली लिखा है 3200 के लिए? सिर्फ रफ में मार दिया भैया फटाफट, प्रॉपर नहीं किया है। एनीबडी जिसने प्रॉपर किया हो बता सकता है मेरे को? इंद्र भैया, ओ इंद्र भैया, मेरा फोन देना ना। ओके किंजल, तुम्हारा रिप्लाई सबसे पहले आया, तो एक काम करो ना, मेरे को फोटो खींच के व्हाट्सएप करो ना आंसर का। जिस फॉर्म में भी किया हो एक फोटो भेजो ना, व्हाट्सएप कर दो मेरे को कि ये था भैया आंसर, ताकि मैं सबको दिखा सकूं। जो लोग ट्राई कर रहे हैं और शायद आंसर मैच नहीं किया या कहीं डिफिकल्टी आ रहे हो, उनको ही दिखाने के लिए बोल रहा हूं।
प्लीज सेंड द पिक ऑफ योर सॉल्यूशन टू माय व्हाट्सएप। ये मैं यहां दिखा दूंगा सबको। मजा आ रहा है यार ऐसे लाइव लेने में, कोई दिक्कत है ही नहीं, बट सामने बैठोगे तो और मजा आएगा। इंटरेक्टिव, मजेदार, थ्योरी नहीं, मस्त प्रैक्टिकल, दिमाग भी लग रहा है, नींद नहीं आ रहा है, क्योंकि 1 घंटा से 1 घंटा क्या बोल रहा हूँ, 1 घंटा 40 मिनट से ऊपर हो गया। निष्ठा का फोटो पहुंच गया मेरे पास। ओके, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। किंजल आप भेजे हैं क्या? शायद फोन में ही क्लास कर रहे होंगे, इसीलिए दिक्कत हो रहा है भेजने में आप लोग को। यही है, देखिए सब कोई। आ गया मेरे पास सॉल्यूशन, प्लीज एवरीबॉडी देखो। भैया हट जाइए आप सामने से। ओके ओके। पावर का खर्चा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इनडायरेक्ट लेबर, कंज्यूमेबल स्टोर, सैलरी, डेप्रिसिएशन। पहले डेप्रिसिएशन किया है, फिर इंस्पेक्शन किया है, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। फिर डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। तो 11930 और 9910। डन एवरीवन, सबको दिखाई दे रहा है ये? भैया थोड़ा डार्क हो गया, वो कॉपी का पन्ना वैसा है, और वहां से थोड़ा रोशनी कम था इसीलिए डार्क लग रहा है आपको। वैसे मैं और जूम कर दूं तो ठीक लगेगा शायद। डन, सबका आंसर टैलीड कैसे आया, दिख गया? ग्रेट। तो बाबू लोग, आज के क्लास में अपने लोग बेसिकली एक सम्स से वापस से सेमी वेरिएबल, वेरिएबल और फिक्स समझे, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट को दोबारा समझे एक नए एग्जाम्पल से, और दोनों को मिक्स भी किए। कॉस्ट शीट क्यों बनाते हैं बस इतना सुने, कॉस्ट शीट बनाना नहीं सीखे। ऑब्वियसली बनाते कैसे हैं वो बात का बात है, क्यों बनाते हैं वो पहला बात था। और अपने लोग पूरा बात कंप्लीट कर चुके हैं, और ऐसा जैसा मैंने वादा किया मेरा क्लास 1 घंटा 45 मिनट तक होता है, तो समय आ गया आपको अलविदा कहने का विदाउट ब्रेक। ने कोई ब्रेक नहीं लिए। नेक्स्ट क्लास कल एफएम का है, और कॉस्ट की नेक्स्ट क्लास कब होगी आपको ऐप में भी अपडेट मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपडेट मिलेगी। सेम अकाउंट्स का शायद अविनाश ने बता भी दिया होगा, एक रूटीन आपको भेजा गया था उस हिसाब से ही होगा, एक पीडीएफ रूटीन था। होप यू ऑल इंजॉयड। कोई टेक्निकल इशू कुछ भी आया हो या कुछ भी दिक्कत तो डू इन्फॉर्म। और कैसा लगा क्लास, मजा आया लाइव करने में कि भैया हाँ ऐसे ही चलते रहे तो बढ़िया, रादर देन वीडियो। और जैसे जैसे गवर्नमेंट ईज करता है रेगुलेशन अपने ऊपर, अपने यहाँ बैठ के भी क्लासेस कर पाएंगे। थैंक यू एवरीबॉडी।
मिलते हैं अगले क्लास में। टाटा, बाय 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 बाय।